उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं पेपर 4, और पेपर 4 में अगर हम बात करते हैं पार्ट बी, ओके, तो पेपर 4 एंड पार्ट बी में एक नया टॉपिक अभी इस साल आपके न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका हमने नाम दिया आंत्रप्रेन्योरशिप या उद्यमिता। ठीक, आप लोग इतना जानते हो। तो आंत्र, अगर हम बात करें, उद्यमिता के अंतर्गत लगभग आपकी 5 यूनिट्स क्लासिफाइड की गई हैं। उन यूनिट्स में भी अगर बात करें तो उसमें से जो 5th यूनिट है वो आपकी केस स्टडी के ऊपर, या पूरी की पूरी जो 5th यूनिट है जिसकी टोटल नंबर ऑफ मार्किंग है 18, वो पूरी आपकी केस स्टडी है। तो केस स्टडी के बारे में अगर बात करें तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर, इन चारों यूनिट को जो आप पढ़ लेते हैं, उनसे रिलेटेड जो कंटेंट होता है, उससे रिलेटेड जो डायमेंशंस होती हैं, उससे रिलेटेड जो आपकी क्या नाम है प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर ही एक्चुअल में क्या कैटेगराइज किया गया है आपकी आपकी 5वीं जो यूनिट है जिसको हम केस स्टडी के नाम से जानते हैं। तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें तो पूरी जो यूनिट्स है उसके एक एक शब्द का मीनिंग समझना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड वन थिंग, जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, नंबर ऑफ थ्योरीज हैं, क्लियर है, और नंबर ऑफ आपके डायमेंशंस हैं, मतलब जो बहुत सारे आपके सिद्धांत हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे आयाम हैं, इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है एंड प्रैक्टिकली इसको अप्लाइड करना। जैसे आज के टाइम पे आखिर पहला तो टॉपिक है कि इसको उद्यमिता को ऐड ऑन क्यों किया गया सिविल सर्विसेज में। ठीक है, कई लोग इसको बीकॉम में या ग्रेजुएट वाले जो स्ट्रीम्स होती हैं उसके अंतर्गत इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इसको ऐड ऑन ही क्यों किया गया, तो आजकल देखते हैं सरकार का विजन क्या है। सरकार ये चाहती है कि हमें क्या करना पड़े, हमें नौकरी ना देनी पड़े, ऐसा काम करें कि आप स्वयं, क्लियर है, जैसे आप बोलते हैं ना सरकार का बीच में अगर आपको ध्यान हो 2014 में सरकार ने बोला था कि पकौड़े की दुकान खोलो और पकौड़ा तलना चालू कर दो, क्लियर, तो जॉब क्रिएशन का काम करेगा, अर्थात आप बेरोजगार नहीं रहेंगे और दूसरों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी खोलेंगे। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि अभी आप क्या बन रहे हैं, अभी जॉब के लिए आप काम करते हैं कि आप नौकरी के लिए परेशान होते हैं कि हमें ये नौकरी चाहिए, हमें वो नौकरी चाहिए, हमें कहीं पर भी नौकरी मिल जाए। तो सरकार ये चाहते हैं कि आप नौकरी के लिए मत परेशान हो, आप स्वयं नौकरी क्रिएट करें, मतलब क्रिएशन ऑफ जॉब, मतलब कि नौकरी खुद आप उत्पन्न करें। तो जैसे छोटी सी बात करते हैं, आपने मान लीजिए एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोल ली है, तो आप देखते हैं चाय की दुकान में चाय बनाने का काम आपका है लेकिन बर्तन धोने का काम किसी दूसरे व्यक्ति का है। तो आपने क्या किया, एक व्यक्ति को रोजगार दे दिया। एंड सेकेंड वन थिंग, कि आप जो जॉब के लिए परेशान हो रहे थे कि मुझे नौकरी करना है या मुझे कहीं पर जाना है, क्लियर, तो आपने क्या किया, आपने अपने लिए रोजगार स्वयं क्रिएट कर लिया। अब आप रोजगार न ढूंढ कर क्या कर रहे हैं, दूसरों को रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, और आपने जो चाय की दुकान खोली थी वहां पर चाय बनाकर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो सरकार क्या बोलती है कि जॉब के पीछे मत भागो, उद्यमिता की तरफ चलो। मतलब कि उद्यमिता एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, किसी नए उपक्रम को, नए उद्यम को या नए क्षेत्र का स्वयं उद्भूत करता है। अर्थात जैसे मान लीजिए आप चाय की दुकान में काम करते हैं, तो ये हो गया मेरा जॉब सीकर जिसको हम बोलते हैं, तो मुझे चाय नौकरी चाहिए, तो मैं चाय की दुकान में चला गया। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने चाय की दुकान स्वयं खोल ली, तो किसको बोलेंगे उद्यमता, किसको बोलेंगे जिसने अपनी चाय की दुकान खोल ली। इसी प्रकार से अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग 144 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं, मतलब जस्ट लाइक दिस 144 करोड़ की आबादी हमारी हो चुकी है। सबके लिए गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन, सबके लिए रोजगार देना, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात कर रहा हूँ। तो सरकार ने बोला कि मेरी पूरी जिम्मेदारी मैं ही क्यों लूँ। दूसरी बात है, सबको रोजगार उपलब्ध कराना भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसा क्या किया जाना चाहिए ताकि ये दोनों चीजें साथ में एक साथ कंप्लीट हो जाए, लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े। सरकार ने बोला कि जो फाइनेंशियल मदद होगी, जो रिसोर्स से रिलेटेड जो आपको हेल्प चाहिए,
वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन जॉब से रिलेटेड या जॉब क्रिएशन या जॉब फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, वो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसी चीज को ध्यान रखकर अगर आपको ध्यान हो रहा हो, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास निगम, ऐसे अगर बात करते हैं, आपने देखा था ड्यूरिंग लॉकडाउन की अगर हम बात करें, जब लॉकडाउन हुआ 2020 में, पूरा का पूरा सब बंद हो गया कोविड-19 के कारण। उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ कुछ दिनों बाद उसको हमने क्या किया, इनिशिएट किया। इनिशिएट करने के लिए क्या था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। क्लियर है? लोगों के पास, जब जैसे आप देखते हैं, आप लोग भी घूमते होंगे चौपाटी जिसको हम बोलते हैं, चौपाटी में गोलगप्पे वाला है, चाट वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आइसक्रीम वाला भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो बहुत सारे वहाँ पर शॉप्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, मंचूरियन इत्यादि चीज़ें। तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर देखते हैं, सब बंद हो गया, लोगों के पास जो सेविंग थी वो समाप्त हो गई। तो उनको कैसे हम दोबारा रोजगार दे पाए, या दोबारा जो वो अपना क्या बोलते हैं, सेल्फ या स्वयं का बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आपको ध्यान है क्या चलाया गया था, प्रधानमंत्री वेंडर स्कीम्स। क्या था इसमें, सरकार ने रोजगार नहीं दिया, सरकार ने बोला है आप अपनी दुकान स्वयं खोलिए, पैसा चाहिए पैसा मैं दे रहा हूँ। ठीक है? तो आपको ध्यान है 10,000 रुपए जिसके कोलेट्रल फ्री का मतलब होता है, उसका गारंटर स्वयं शासन होता है, उसके थ्रू आपको दिया गया। आपने धीरे धीरे उसका काम करना चालू किया। बाद में सरकार को इंटरेस्ट के साथ क्या किया हमने, पूरा का पूरा पैसा हमने रिटर्न कर दिया उनको। तो इसी प्रकार से ये नए सब चीज़ों को, नए पहलुओं को देखते हुए, ठीक है, नए एनवायरनमेंट को देखते हुए, उद्यमिता जैसे टॉपिक को आपके सिविल सर्विस में शामिल किया गया। ठीक है? लेकिन क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यहीं पर आता है कि मैं तो एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहा हूँ। ठीक है? सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तभी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मुझे पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ये तो उन्हें पढ़ाना चाहिए, जिनको एक्चुअल में हम बताएं कि भाई आप रोजगार के पीछे मत भागें, आप स्वयं अपना बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यहीं पर है। इधर देखें, आपको पढ़ाने के पीछे क्या रीजन है? मान लीजिए आप एज अ डिप्टी कलेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, क्लियर, या अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं। ठीक, अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं। इसलिए बहुत सारी जॉब्स आपकी निकलती हैं इसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। इसमें अगर आप बात करें बेसिकली, तो आपको उद्यमिता पढ़ाने से ये देखा जाएगा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप उस डिपार्टमेंट के हेड बन गए जहाँ पर आपको था संबल कार्ड योजना मध्य प्रदेश शासन ने लागू की है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड्स और ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलती हैं। लोगों को तरह तरह के रोजगार दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ जो आप ग्रास रूट लेवल पे रहेंगे, तो आप लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं कि भाई कि ये आप शासन की ये योजना है। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल है ना, मुद्रा लोन योजना जो चलाई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, या स्टार्टअप स्कीम आई। क्लियर है? तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या था, आप ये बताएंगे कि आप रोजगार के पीछे मत भागिए। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है, आइडिया मतलब है जैसे मैं उस एक एरिया, मेरा पॉस इलाका है, वहां पर किराना नहीं मिल पाता है या किराने की दुकान नहीं है, तो सबसे अच्छा आइडिया क्या कहता है कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस में किराने की दुकान खोल लीजिए। एंड ठीक है, किराने की दुकान खोलनी है तो फ्री में तो खुल नहीं जाएगी, उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए।
अब पैसा लेने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा? आप उनको बताएंगे क्या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंदर जाएं या स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जाएं, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग कर दी जाएगी। ठीक है। आपने क्या किया? आपने लोन लिया, मान लेते 10 लाख रुपए लिए। ठीक है। 10 लाख रुपए लिए आपने। 10 लाख रुपए में आप क्या किया? एक बड़ी सी दुकान खोल दी किराने की। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या मिलता है? डोमेस्टिक, मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं। ठीक है। एक आपने एरिया बना दिया कॉस्मेटिक। ठीक है। एक आपने बना दिया जनरल स्टोर, जहाँ पर आपको सब चीजें देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो आपने, ठीक है, ये 10 लाख रुपए की पूंजी आपने लगा दी यहाँ पर, और आपने उस एरिया में दुकान ओपन की है जहाँ पर आपको, जहाँ पर अगर हम बात करें आपके आसपास कोई दुकान नहीं है। ठीक है। जब दुकान नहीं है तो आपका जो बिजनेस है बहुत अच्छे से चलेगा, डिमांड होगी। अब देखिए यहाँ पर इस दुकान में अंतर्गत आप देखें, आप तो सेठ जी बन जाएंगे क्योंकि आपकी दुकान है। आपने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है, और आपने उस पर्टिकुलर प्लेस में एक्चुअल में शॉप ओपन की है जहाँ पर कोई एक्चुअल में शॉप नहीं थी, और इसकी डिमांड आपके एरिया में बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? डिमांड बहुत जा रही है तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको नंबर ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इस दुकान को मैनेज करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? एक क्लर्क जो लेखा जोखा बनाएगा। ठीक है। 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो मान लेते हैं मिनिमम 3 into 2 6 आपको वर्कर रखने पड़ेंगे। ठीक है। हम ये भी मान लेते हैं कि हम होम डिलीवरी कराते हैं, मतलब घर घर जाकर सामान देने जाते हैं, तो हमने दो नंबर 2 and 3 वर्कर्स हमने यहाँ पर भी रख लिए। क्लियर? तो एक इतनी बड़ी दुकान खोलने से आपको क्या मिला? 10 लोगों को आपने क्या किया? रोजगार दिया। ठीक है। रोजगार दिया। साथ ही साथ क्या हुआ, इसमें जो दुकान थी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आपको भी प्रॉफिट बहुत होने लगा। प्रॉफिट होने का मतलब है आप लगातार उस फील्ड में ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं। सरकार का जो 10 लाख दिया था आपने उसको वापस कर दिया। अब ये दुकान जो पूरी थी वो किसकी हो गई? आपकी हो गई। आपने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया, आपने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ला दिया। अभी तो ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो आप उसके लिए भी आपने क्या किया? 2 से 3 वर्कर्स आपने और रख लिए जो क्या करेंगे? ऑनलाइन डिलीवरी कराएंगे। क्लियर है? मान लीजिए आपकी एक दुकान की ब्रांच एक दूसरे इलाके में उसी आसपास और ओपन हो गई, तो नंबर ऑफ यहाँ पर 5 to 6 पर्सन काम करेंगे। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि एक स्कीम से आपने पैसा लिया, उस आइडिया को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके क्या किया? बिजनेस करने के साथ साथ आपने क्या किया? बहुत लोगों को आपने रोजगार प्रोवाइड करा दिए। तो एक तो क्या हुआ, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब अब आपको नौकरी नहीं चाहिए, आप कौन बन गए? नौकरी देने वाले बन गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि जॉब सीकर से आप किस में कन्वर्ट हो गए? जॉब क्रिएशन में। मतलब नौकरी देने वाले से नौकरी बनाने वाले बन गए। एंड सेकेंड थिंग, दूसरी अगर हम बात करते हैं, आपने क्या किया? आप दूसरी अगर बात करें हम, सेल्फ या आप आत्मनिर्भर हो गए।
तीसरा क्या हुआ, आपके वित्त या वेल्थ में क्या होने लगी, वित्त या पैसे की जो इनकम थी आपकी क्या होने लगी, इनकम आपकी ज्यादा हो गई। ठीक, इनकम ज्यादा होने से क्या हुआ, आपने आप अब सरकार को टैक्स देने लगे। क्लियर, टैक्स पे करने लगे। क्लियर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, मतलब जॉब, नौकरी, लेने वाला जो व्यक्ति था वो किस में कन्वर्ट हो गया, नौकरी देने में। ठीक है, तो एक तो आप स्वयं सेल्फ आत्मनिर्भर हो गए, जॉब क्रिएशन करने लगे, आपके पास नंबर ऑफ इनकम ज़्यादा हो, इस कारण से आपने क्या किया, आप टैक्स पे करने लगे। टैक्स पे करने का मतलब क्या है, सरकार के पास जो आपका गवर्नमेंट है उसके पास एडिशनल, ठीक है, एडिशनल सोर्स क्रिएट हो गया, जिसका सरकार किस में यूज करेगी, सोशल एंड वेलफेयर, मतलब सामाजिक आर्थिक उत्थान करेगी। क्लियर, तो आप ये देख रहे हैं, एक पॉइंट आपका, कहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई थी, हमारी बात स्टार्ट हुई थी, अगर हम बात करें कि हम एक के अधिकारी बने थे, हमने किसी को मोटिवेट किया कि आप ये काम करिए, तो उसने एक छोटी सी दुकान खोली, एक छोटी सी दुकान में इतने लोगों को रोजगार दिया, उसकी बहुत सारी सब ब्रांचेस भी उसने ओपन कर ली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ गया, और उसके साथ साथ वो स्वयं आत्मनिर्भर हो गया, सरकार का पैसा भी उसने वापस कर दिया, और जॉब देने की जगह, जॉब लेने वाले की जगह क्या हो गया, जॉब देने वाला बन गया। क्लियर, और जॉब देने के साथ साथ अगर हम बात करें, उसकी जब नंबर ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसने क्या किया, सरकार को टैक्स पे करना चालू कर दिया। जब ये सरकार को नंबर ऑफ टैक्स पे करेगा तो क्या होगा, सरकार के पास जो वित्त के संसाधन होंगे वो भी लगातार बढ़ते जाएंगे, और जब वित्त के संसाधनों में लगातार बढ़ोतरी होगी तो सरकार और भी ज़्यादा सोशल एंड वेलफेयर के प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है। क्लियर, तो आप एक देख रहे हैं, एक छोटे से आइडिया ने पूरे सिस्टम को ही रेगुलेट कर दिया। यही एक्चुअल में उद्यमिता है, मतलब आपको क्या होना चाहिए, आपके जो अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर निकाल कर, ठीक है, सरकार ये चाहती है कि तुम अपनी नौकरी स्वयं करो, स्वयं आत्मनिर्भर बनो, दूसरों को भी नौकरी दो, ठीक है, उनको भी आत्मनिर्भर बनाओ, और जो एडिशनल जब पैसा ज्यादा आने लगे उसमें से मुझे टैक्स पे करो। यही उद्यमिता का सिद्धांत। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सोच समझकर शासन ने इस टॉपिक को आपके सिलेबस में ऐड ऑन किया हुआ है। तो ये एक्चुअल में एक प्रोसेस पूरी चलती है, कहने में तो बहुत आसान है कि इतना बहुत इजीली है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज भी देखने को मिलती है बीच बीच में, तो उसके लिए शासन ने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखना। तो उद्यमिता आपसे अगर कोई एक टर्म्स में बोल लेना तो उसको बोल देना चाय की दुकान खोलना ही उद्यमिता है। ठीक है, आप देखो इधर आ जाओ, वैसे हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, ये एक्चुअल में आपका सिलेबस है पूरा, जिसमें क्या क्या है, उद्यमिता क्या है ये पढ़ना है, दुकान तो हमने खोल ली, नई मैन्युफैक्चरिंग बनने लगी, तो उसको कैसे हम प्रबंधित करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। दुकान भी खोल ली, उसको मैनेजमेंट कर लिया, अब उसका पर्सनालिटीज पे क्या इम्पैक्ट आता है उसको हमें देखना है, और इन्हीं तीनों पे आधारित आपकी क्या है, केस स्टडी है। क्लियर है, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि आप गरीबी में कैसे थे, आप अमीरी में कैसे हो गए, मतलब आप जब जीवन में सफल हो रहे थे तब आपका व्यक्तित्व कैसा था, अब जब जीवन में आप असफल होने लगे तब आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो ये भी एक्चुअल में इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक है, ध्यान रखना, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, इन सब की बात कर रहे हैं। तो जो आपकी यूनिट 1 है, ध्यान रखना आप लोग,
ठीक है। यूनिट 1 के अंतर्गत क्या लिखा, उद्यमिता अवधारणा एवं विकास, मतलब उद्यमिता की कॉन्सेप्ट क्या है और उद्यमिता का एक्चुअल में डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे इसको विकसित किया गया, ये चीज बेसिकली अगर हम बात करें। तो अगर उद्यमिता अवधारणा एवं विकास के अंतर्गत बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक इनिशिएट होता है उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व, मतलब कि उद्यमिता का कॉन्सेप्ट क्या है, उद्यमिता का मीनिंग क्या है, उद्यमिता की लॉजिक क्या है, उद्यमिता को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और सेकंड पार्ट है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ उद्यमिता। क्लियर, कि इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। तो अभी आपको मैंने पीछे जो एक डायग्राम बना के बताया था किस तरह की पूरी प्रोसेस, वही एक्चुअल में इसका इम्पोर्टेंस है। क्यों उद्यमिता हम लॉन्च कर रहे हैं, उद्यमिता से हमें क्या फायदे हैं, उद्यमिता आगे चलकर कैसे हमारे लिए प्रोग्रेसिव है, उद्यमिता के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सभी ओवरऑल चीजें हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं एंड नवाचार का महत्व। ये देखो एक बहुत अच्छा टॉपिक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसको बोलते हैं इनोवेशन। ठीक, इनोवेशन का क्या महत्व, इनोवेशन का महत्व अगर आपको समझना है तो देखिए। क्लियर, तो इनोवेशन की अगर हम बेसिकली बात करें तो इनोवेशन का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं जनरली, तो आइडिया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं इसके दूध की बात करते हैं, मिल्क की अगर हम बात करें, तो अगर हम मिल्क को मार्केट में सेल करते हैं या बेचते हैं तो उसका आपको कितना मिलेगा, 30 रुपीज़ 40 रुपीज़। अगर सिटीज की बात करते हैं तो आई थिंक 50 to 60 रुपीज़ पर लीटर आप इसको बेच सकते हैं। तो आप इसको कैसे, आप चाहते हैं कि इससे और अच्छी चीज बन जाए। दूसरा, अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो दूध को रखने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मतलब आपको ठंडे प्लेस चाहिए, जैसे फ्रिज है, या कुछ ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पर दूध आपका ठंडा बना रहे, नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपने क्या किया, दही, दूध तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, अब हम इसको क्या करें, दूध से हमने बदल दिया इसको दही, कि अब दही बेचेंगे। तो दूध का जितना एक्चुअल में रेट था उससे रेट ज्यादा बढ़ गया, दही बिकने लगा। क्लियर है। फिर आपने सोचा कि अच्छा यार इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो आपने दही को करते करते आपने उससे क्या किया, मक्खन बनाना चालू कर दिया। आप देखते हैं छोटी सी टिक्की आती है अमूल की, 10 रुपए में आती है। तो अगर 1 लीटर में बात करें तो नंबर ऑफ मेरे हिसाब से 8 से 10 या 20 टिक्की बन सकती हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। अगर उन पीसेस को मार्केट में बेचें तो आई थिंक सब लागत लगा के 1 लीटर दूध से हमें 10 10 या 11 बन सकते हैं, तो मतलब हमें 100 से 10 रुपए मिल सकते हैं। मतलब जहां पर आपको 1 लीटर दूध में केवल 40 50 60 रुपए मिल रहे थे, अब 1 लीटर दूध में आपको कितना मिल रहा है, अब आप उससे 100 रुपए कमा रहे हैं, उसकी लाइफ स्पान भी बढ़ गया। क्लियर, आपने सोचा नहीं यार इससे काम नहीं चल और थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। आपने बोला दूध का मैं क्या बनाऊंगा, मावा। ठीक है, अब मैं मावा बेचूंगा। तो आपने दूध का मावा निकालना चालू किया, मावा की सेलिंग की, मावा से भी आपको कम प्रॉफिट हुआ, बोले यार मावा में भी उतना मजा नहीं आ रहा है। तो आपने बोला कि मावा नहीं, अब मैं इसकी मिठाइयाँ बनाकर भेजूंगा। तो आपने उसको किया, मावा के साथ शुगर और जो भी आपके अदर प्रोडक्ट थे आपने उसको किया, मान लेते काजू कतली का आपकी दुकान हो गई। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, काजू कतली बेच रहे हैं। और काजू कतली का भी अगर वर्तमान में रेट बात करें तो 1000 रुपीज से अबव है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल का कितना 4 टाइम, मतलब अगर मैं उसमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग और आपकी सर्विस को भी ऐड ऑन कर दूं तो टोटल कॉस्ट एक्चुअल में काजू कतली की निकल के आएगी 500 to 600। लेकिन आपको बिके उसकी सेलिंग कितने में हो रही है, 1000 रुपीज या 1200 रुपीज पर केजी। तो आपको उस चीज में आपको 400 से 500 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ दूध में आपको 30 से 40 रुपए होता था। फिर आपने बोला और क्या किया जाए इसका, हम चाहते हैं और कुछ इनोवेटिव आइडिया लगाया जाए। तो हमने बोला कि ऐसा करो, दूध तो खराब हो सकता है, मिठाई भी खराब हो सकती है, मावा भी खराब हो सकता है, ऐसा करो भाई दूध का बनाते हैं हम मिल्क पाउडर। ठीक है,
आपने मिल्क पाउडर किया, मिल्क को ड्राई करके उसका पाउडर में कन्वर्जन करके पैकेट में बेचना चालू कर दिया। एक तो उसका क्या लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड सेकेंड थिंग अगर हम बात करते हैं इसमें, क्लियर है, तो सेकेंड थिंग अगर बात करते हो लाइफ स्पान, मतलब कि वो पाउडर उतनी जल्दी खराब नहीं होगा। एंड इजिली टू अवेलेबल, मतलब ये सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो सकता है। एंड थर्ड वन अगर हम बात करते हैं तो क्या है, अगर दूध नहीं तो दूध पाउडर से चाय बना सकते हैं। क्लियर। मान लिया अचानक कोई गेस्ट आ गया, दूध नहीं है हमारे पास, तो मिल्क पाउडर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इजीली पोर्टेबल है, आप कहीं पर इसको ले जा सकते हैं। क्लियर। उसी पैकेट की कीमत आपकी बहुत ज्यादा हो गई, तो नंबर ऑफ क्या होगा, आपका प्रॉफिट एनहेंस होने लगा। क्लियर चीजें, तो ये सब कहलाती नवाचार, इनोवेशन। जैसे और थोड़ा सा आइडिया समझिए सरकार की स्कीम से। सरकार ने बोला है सूर्योदय भवा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सरकार का अगला विजन है कि हम अगली बार आएंगे तो सभी लोगों को मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट तक। तो मुफ्त बिजली यूनिट देने का मतलब नहीं कि सरकार फ्री में आकर आपको सब दे जाएगी। सरकार ने बोला है आपके घर में क्या छत है, तो छत का यूटिलाइजेशन करो भाई। छत में लगवाएंगे हम क्या, आपके सोलर पैनल। तो किसी के दिमाग में आइडिया है ना कि खाली छत है, मान लो कच्चे मकान है, कच्चे मकान जो खपरेल के बने हुए हैं, ठीक है, उनमें आप सोलर पैनल लगाइए, अपनी लाइट खुद बनाइए और अपना यूटिलाइजेशन खूब करिए। तो जो आप 1000 2000 रुपए लाइट बिल पे कर रहे थे, वो आपको फ्री में बच जाएगा, आपकी सेविंग हो जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, जैसे आप मैगी खाते हैं, मैगी एक्चुअल में क्या है, ग्रेन्स ही तो है। आपने आटे को पीस कर क्या किया, ठीक है, उसके छोटे छोटे उसमें कुछ केमिकल्स बना के आपने मैगी को बना दिया, उसको ड्राई करके पैकेट में राइप कर दिया। तो अगर आपको मालूम है 1 किलो ग्रेन के आटे से बहुत सारे नंबर ऑफ पैकेट्स बन सकते हैं। तो आपने आटा अगर 30 रुपए 50 रुपए का भी लिया है, तो उसी पैकेट की जो मैगी बनती है उससे आप 400 500 रुपए कमा सकते हैं। और उसका लाइफ स्पान भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, मतलब कि वो जल्दी खराब नहीं होगा आपके। तो ये सब क्या निकल कर आए, ये सब आपके इनोवेशन कहलाते हैं, ध्यान रखना। ये सब नए नए आपके आइडियाज निकालते हैं, और यही एक्चुअल में काम करता है उद्यमिता में। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उद्यमिता केवल उन्हीं लोगों के लिए है, ये दो धारी तलवार है, ध्यान रखना। पहला चीज है, उद्यमिता बहुत फायदेमंद है किन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास नंबर ऑफ आइडियाज बहुत अच्छे, जिनका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, कोई नए नए प्रोजेक्ट उनके पास आ जाते हैं, क्लियर, या कुछ नए इवेंट्स करने लगते हैं, क्लियर। तो उनके लिए एक्चुअल में जो रिसोर्स की जो कमी थी, वो रिसोर्सेज शासन द्वारा फुलफिल किए जा सकते हैं। क्लियर है चीजें। सेकेंड थिंग अगर बात करें, लगातार इन्वेंसमेंट होता आप देखते हैं। पहले शुरुआत में बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी से साइकिल पे, साइकिल से मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल से फोर व्हीलर में, ठीक है। ये तो रोडवेज की हमने बात की, फिर नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब फोर व्हीलर में अब कैसे आने लगे, ऑटो मोड, मतलब हमें ड्राइवर भी नहीं चाहिए, गाड़ी में हमने मोड लगा दी, गाड़ी जिसको हम बोलते हैं एआई बेस्ड व्हीकल्स, ठीक है। पहले बैलगाड़ी चलती थी तो बैल लगते थे, फिर साइकिल आई तो उसमें चैन ऑयल यूज होने लगा, फिर मोटर बाइक आई तो पेट्रोल डीजल जलने लगा, फिर हमने पेट्रोल डीजल से और ज़्यादा किया तो हमने बायो डीजल यूज करने लगे। हमने बोला यार इसमें भी काफ़ी महंगा पड़ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ गए, मतलब कि आप गाड़ी की बैटरी चार्ज करो, उसमें बैठो, और जहां मन पड़े वहां पर आप घूम कर आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये एनहेंसमेंट है, यही तो इनोवेशन है, कि आप पुराने से कुछ नया कर पाते हैं। और नया किसके लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा है, सोसाइटी के उत्थान के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर चीजें, इसी को हम बोलते हैं इनोवेशन। तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एकदम घनिष्ठ संबंध है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अगर अलग कर देंगे दोनों मर जाएंगे, मतलब इन द सेंस कि दोनों के बिना एक्चुअल में अगर अलग करते तो दोनों ही सेंसलेस हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पढ़ना है उद्यमिता के लक्षण क्या है, मतलब क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, तो एक पॉइंट जैसे उद्यमिता विकास उन्मुख होता है, अभी आपको मैंने डायग्राम से बताया है। उद्यमिता के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो आप देखते हैं
कि आपने एक छोटी सी कंपनी से लोन लिया और लोन लेते लेते एक आपने बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अरे सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपके पास धीरू भाई अम्बानी का है। धीरू भाई अम्बानी आपके बारे में पढ़ते हो ना आप लोग, अम्बानी की बात, धीरू भाई अम्बानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे। ठीक है, आज कोई मान सकता कि अम्बानी देश के सबसे रईस व्यक्ति हैं? तो कुछ ना कुछ आइडिया की ना, पेट्रोल भरने से बाद उन्होंने क्या किया, खुद के पेट्रोल पंप खोल लिए। तो ये एक्चुअल में इनोवेशन कहलाता है। तो उद्यमशीलता हमेशा विकास उन्मुख होती है, आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान में मदद करती है। जैसे दुकान खोल ली, पैसा आने लगा। आप अभी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर आपके लिए खतरे बहुत, झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। आपके पास पैसा आया, आपने जमीन खरीद ली। और पैसा आया, आपने मकान बना लिया। और पैसा आया, उसमें बहुत इंटीरियर डिजाइन कर लिया। अब गर्मी है तो पंखा कूलर चलने लगे, ठंडी है तो हीटर आ गया। तो क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस। आप पहले फटे पुराने कपड़े पहनते थे, ठीक है, लुंगी लगा ली, बनियान पहन ली, ऊपर पहनने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है। जैसे जैसे आपके पास इनकम आई, लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो गया, कपड़े आपको अच्छे मिलने लगे, सोसाइटी में वेटेज आपका बढ़ने लगा। कम्युनिकेशन फोन करने के लिए आपको पहले पब्लिक पीसीओ जाना पड़ता था। क्लियर? अब आप देखते हैं कि आपके प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है। आज यहीं से बैठे बैठे कहीं पर भी आप लोग टीच भी तो, पढ़ भी तो रहे हैं आप लोग। क्लियर? एक छोटा सा मोबाइल लिए और आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब इनोवेशन तो है जो उद्यमिता को प्रमोट करता है। तो यही उद्यमिता के एक्चुअल में लक्षण कहलाते हैं। एंड प्रिंसिपल्स क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो कुछ आपकी इसमें क्लासिकल थ्योरी है जो बहुत पुरानी थ्योरी कहलाती, कुछ आपके इसमें अगर मैं बात करूं, कुछ आपकी इसमें मॉडर्न थ्योरी कहलाती जो आधुनिक सिद्धांत पे आधारित है। तो उन दोनों को पढ़ेंगे, दोनों में हम अंतर भी डिस्कस करेंगे। विशेषताएं क्या है, विशेषताओं के अंतर्गत ध्यान रखना कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आता है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी आता है, ध्यान रखना। उन चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नवाचार की अगर बात करें तो वही सेम बता दिए जो अभी मैंने डिस्कस किया इतना पूरा, वो इनोवेशन इसका। एंड फिर थर्ड टॉपिक उद्यमी। उद्यमी को बोलते हैं उद्योगपति। ठीक है, उद्यमी कौन है? तो उद्यमी की बात करते हैं कि जो एक्चुअल में अपना पैसा लगाकर कोई उद्यम खड़ा करता है, कोई फैक्ट्री बनाता है, तो इसी को बेसिकली हम उद्यमी कहते हैं। क्लियर? जो अपना ऑन बिजनेस कर सकता है, उसमें करने में सक्षम होता है, उसके पास आइडियाज हैं। ठीक है, उसके पास कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। ठीक है, वो लगाकर कोई एक नई फैक्ट्री बना लेता है, जैसे आप हैं। ठीक है, अगर आपकी बात करें, आपने क्या किया, एक छोटा सा नया आइडिया लगाया कि हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा कोरियर सिस्टम ओपन करते हैं। उस कोरियर सिस्टम से क्या करेंगे, जो आसपास के कोरियर्स हैं, ठीक है, आपने मान लो आपके एरिया में कोई कोरियर फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आपने उसको एक अपनी पूंजी लगा कर एक कोरियर सेंटर बना दिया और परमिशन ले ली, और आप वहाँ पर जो भी कोरियर्स आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिए। तो धीरे धीरे आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी और आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी अपने अंदर रखेंगे क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। क्लियर? तो जो व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर या पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर कर कोई उद्यम बनाता है, क्लियर, कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब लगाता है, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, उद्यमशीलता की प्रक्रिया। सृजनशीलता क्या है, विचार सृजन क्या है, अनुवीक्षण क्या है, व्यवसाय योजना क्या है। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, ये चीजें ध्यान रखना। अगर हम इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सृजनशीलता का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, क्रिएशन, मतलब क्या सृजन का मतलब कुछ नया बनाना। क्लियर? तो जब उद्यमशीलता की प्रक्रिया में आते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, आप देखते हैं हल्दीराम की भी आलू भुजिया आती है, और आकाश, अगर आप लोग देखते होंगे लोकल, तो आकाश कंपनी की भी आलू भुजिया आती है। क्लियर? तो दोनों में अगर बात करें तो हल्दीराम पुराना ब्रांड है, भाई हम आपकी आलू भुजिया क्यों खाएंगे? सीधी सी बात है ना, अगर आप उसी तरीके का मटेरियल लेकर आ रहे हैं तो हम क्यों आपका मटेरियल यूज करेंगे?
तो उसमें सृजनशीलता में क्या किया, मैंने भी आलू भुजिया बनाई लेकिन मेरी अलग है। ठीक है, मेरी उसकी कम क्रंची थी, मेरी में बहुत क्रंची थी। उनकी कम मीट क्या नाम तीखी नहीं थी, मेरे में थोड़ा सा तीखापन है, मेरे में थोड़ा सा चटपटापन है। वो 40 ग्राम देता है, मैं 60 ग्राम देता हूँ। समझ रहे बात की? मेरी पैकिंग भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। ठीक है, इजीली अवेलेबल है और मेड इन इंडिया है। तो क्या होगा है? ऐसे कुछ एट्रीब्यूट ढूंढने से आप अपनी उन चीज़ों को क्या करेंगे, उन चीज़ों को आप मार्केटिंग में बहुत इजीली से बेच पाएंगे और नंबर ऑफ सोर्स इनकम आपकी यहाँ पर ज़्यादा देखी जाएगी। क्लियर है बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? तो सृजनशीलता मतलब कुछ नयापन लाना है आपको, कुछ नया लाएंगे तब तो बिकेगा। आप देखते हैं नंबर ऑफ गाड़ीज हैं, अगर कार की बात करें, ठीक है, इनोवा है, फॉर्च्यूनर है, ठीक है, फरारी है, सफारी है। क्लियर है? और एक कौन सी पजेरो है, बहुत क्या नाम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, हुंडई है। सब कार है। अगर सिंपली क्लास की बात करूं तो क्या है, सब कार है, सब व्हीकल है, सब रोड पे चलते हैं। ऐसा तो नहीं कोई हवा में उड़ता हो, ऐसा कोई नहीं कि जो पानी में चलता हो, ऐसा कोई नहीं कि जो बिल्कुल कुछ ना डालना पड़े अपने आप चल जाए। लेकिन देखते हैं सभी ब्रांड आपके मार्केट में बिकते हैं, तो उनमें क्या है एक्चुअल में, कुछ न्यू, मतलब नयापन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो नयापन है वही एक्चुअल में आपको मार्केट में आपको स्टेब्लिश करने में काम आएगा, ध्यान रखना। एंड सेकेंड थिंग अगर बात करें, विचार सृजन। आपके दिमाग में जब उद्यमशीलता की प्रक्रिया चलती, विचारों का सृजन आता है। जैसे छोटा सा छोटा सा एग्जाम्पल लो, आपके घर से ही मैं आता हूँ। आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ रात को खाना बना, नंबर ऑफ गेस्ट बहुत आने थे। क्लियर, मानने में क्या जाता, कुछ भी मान लो। ठीक है, गेस्ट आने थे, मान लो 5 लोग आने थे, 5 में से केवल 3 लोग हैं, 2 लोग नहीं है। 2 लोगों के लिए आप लोगों ने चपाती भी बना रखी थी। उस चपाती, क्या वो लोग नहीं है तो चपाती आपकी एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भोजन आपका बासा हो गया। अब अगले दिन 2 तरीके हैं उस चपाती की यूज करने के लिए, या तो आप गौशाला में दे दो, या गायों को खिला दो, जानवर को खिला दो। ठीक है, या फिर उसको आप स्वयं ईट कर लें। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करो कि वो बासी रोटियां लोग बड़े चाव से खाते हैं। चाव से मतलब जानते हो आप लोग, मतलब खुशी खुशी उसको ईट कर लें। तो आपने बोला यार कुछ ऐसे अगर हम सब्जी रोटी देंगे तो कोई खाएगा नहीं। आपने क्या कि उसको नया तरीका मोड़ो। आपने रोटियों का क्या बना लिया, उसको पोहा, रोटियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसमें मिर्च मसाला जो भी डाल के उसको आपने पोहे में कन्वर्ट कर लिया। अब उसको आप एक एक प्लेट और एक एक कप चाय देंगे, सभी लोग बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। ये है प्रचार सृजन। मतलब आपने कुछ आइडिया इस तरीके का लाया, कुछ चीज आपकी सक्सेस हो गई। तो ये, तो ध्यान रखना, बिजनेस करना, जो बिजनेसमैन होता है बहुत माइंडेड होता है। ठीक है, उसमें नए नए आइडियाज का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आइडियाज फॉर्मेशन नहीं होगे तो वो कैसे अपनी दुकान चला पाएगा? और नंबर ऑफ कंपटीशन आप देखते हैं बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो फिर आप अपने आप को कैसे स्टेब्लिश कर पाएंगे? तो ये चीज़ें एक्चुअल में डिपेंड करती है कि विचारों का सृजन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर वही अन्वीक्षण एवं प्लान, व्यवसाय योजना। एक आपका अन्वीक्षण डिपार्टमेंट होता है, और एक प्रॉपर क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग से क्या था, जैसे आप लोगों ने प्लानिंग बनाई है ना कि प्रीलिम्स के पहले मेंस के ये टॉपिक हम खत्म कर लेते हैं। क्लियर, प्रीलिम्स के पहले एक्चुअल में हम ये चीजें कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हम कॉमन टॉपिक लेके जाएंगे जो मेंस और प्रीलिम्स में काम में है। तो जब हमारा अगर प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे मेंस, हमारे लिए फाइट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेंस के हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो योजना का मतलब होता है कि आप पर डे, वीकली, मंथली, ईयरली एंड 3 and 5 years, जैसे ना 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या अपना स्टेटस देखना चाहते हैं, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तभी वो व्यक्ति सक्सेस होता है, नहीं तो वो जीवन भर आपको अनसक्सेसफुल देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में होता है आपका प्लान, व्यवसाय योजना के अंतर्गत आता है।
फिर इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कि एक्चुअल में सरकार क्या चाहती है, उद्यमशीलता को तो प्रमोट करना है। लेकिन आप लोग जानते हैं, अभी एक योजना लेकर आई थी सरकार, ड्रोन दीदी योजना, प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी स्कीम। मतलब क्या चाहते हैं, हम महिलाओं को जो केवल घर में चार दीवारी के अंदर सीमित थी, जो रोटी चाकरी का ही काम किया करती थी, उस महिला को हम इतना हाईटेक कर देंगे कि वो महिला भी क्या उड़ाने लगेगी, ड्रोन उड़ाने लगेगी। तो समझ में आ रहा है क्या करना चाहते हैं? हम इसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। कभी कल्पना की होगी कि जो महिला घर की चार दीवारी में अपने आप को अधिकार नहीं दे पाई, कि जो घर के अंतर्गत अपनी बातों को नहीं मनवा पाई, जो घर के अंदर अपनी इच्छा को प्रकट नहीं कर पाई, वो महिला आज गांवों में ड्रोन उड़ाकर खेतों का नेविगेशन कर रही है, फसलों का नेविगेशन कर रही है, फसलों का आकलन कर रही है, उनके डेटा कलेक्ट कर रही है, उन डेटाओं का एनालिसिस कर रही है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये एक्चुअल में कहलाता है वुमेन एम्पावरमेंट। इसी के ये सरकार का प्रोजेक्ट है। तो सरकार चाहती है कि क्यों ना वुमेन को ही उद्यम बना दिया जाए। आज हम महिलाओं को लाडली बहना योजना है, 1250 देते हैं। क्यों दे रहे हैं 1250? और ये कब तक हमें देना पड़ेगा महिलाओं को? हम ऐसा क्यों ना करें कि महिलाएं ही दूसरों को देने लगे? अरे कुछ ऐसा उद्यम बना लें, कुछ ऐसी कंपनी बना लें, कुछ ऐसा एक सिस्टम बिल्डअप कर लें कि वो एक्चुअल में वो स्वयं दूसरे लोगों को रोजगार देना चालू कर दें, स्वयं दूसरे लोगों को नौकरी देना चालू कर दें। स्वयं सरकार अभी उनको 1250 देती, वो 1250 रुपए सरकार को टैक्स रूप में पे करने लगे। वो जो दूसरी की दास्ता के अंदर वो स्वयं क्यों ना सक्षम हो जाए। तो सरकार ने बोला है कि हम महिलाओं को उद्यमी बनाएंगे। तो आपको ध्यान है, सरकम वो आपके माननीय जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने बोला हम लखपति योजना ही लेकर आए, लखपति दीदी योजना। मतलब हम क्या चाहते हैं, तो हम कुछ लाख कुछ महीनों को, क्या 2 करोड़ के आसपास है जो टारगेट रखा है, 2 करोड़ महिलाओं को हम लखपति बनाना चाहते हैं। मतलब सरकार उनके खाते में 1-1 लाख रुपए डाल देगी, ऐसा क्या? जी बिल्कुल नहीं है। सरकार उनको स्किल्ड करेगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आएगी, उन प्रोग्राम्स को रेगुलेट करेगी, और प्रोग्राम्स के द्वारा उनको क्या कर फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे स्वयं सहायता समूह है, गैर सरकारी संगठन संगठन है, सामुदायिक संगठन है, इन सभी संगठनों के माध्यम से उनको क्या दिया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन ऋण के माध्यम से एक्चुअल में वो व्यवसाय करेंगी और अपनी रोजगार को करने के साथ साथ दूसरों को भी वो रोजगार उत्पन्न कराएंगे। तो टॉपिक में लिखा हुआ है कि एक्चुअल में अगर बात करें वुमेन उद्यमिता या वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में कौन कौन सी चुनौतियां देखने के लिए आ रही हैं। अगर सरकार बहनों को लखपति बना रही तो सबसे बड़ी दिक्कत किसको आएगी? सबसे पहली दिक्कत तो उसकी सासू माँ को आएगी। ठीक है, उसको लगता था बहू अभी कंट्रोल में सब काम अच्छे से करेगी, अब वो जाएगी लखपति बनेगी तो मेरी सुनेगी नहीं। तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल क्या है? सोशल एवं रिलीजियस रिचुअल्स, जो मतलब सामाजिक और धार्मिक आपके जो नियम है, वो सबसे बड़ी बाधा महिलाओं के लिए। करवा चौथ है, पति की पूजा करेगी, दुकान खोलेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, मंथली मासिक धर्म चलता है, उसमें वो घर में आप पवित्रता दिखाएगी, दुकान चलाएगी। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे इशूज में, घर में बच्चे को कौन पालेगा, बच्चे की देख रेख कौन करेगा। क्लियर है? फिर आप इसके अलावा बहुत सारे इशूज देखते हैं, जिसको आप चाइल्ड मैरिज बोलते हैं, जिसको पुत्र की लालसा बोलते हैं। मतलब कोई महिला है जिसकी एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी है, अब उसको पुत्री चाहिए। तो आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे केसों में मर्डर या सुसाइड हो जाता है। क्लियर? ये एक्चुअल में ऑब्स्टिकल्स कहलाते हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस, अगर महिलाओं की अगर बात करें तो वो खुद ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। उनको स्वयं नहीं पता कि मेरे क्या अधिकार है, मैं क्या कर सकती हूँ। अर्थात उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग एक्चुअल में क्या करते हैं, अपने आप को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी एक्चुअल में चुनौतियां कहलाती हैं जो महिलाओं की उद्यमशीलता से रिलेटेड है। तो इन्हीं सभी चुनौतियों पर हम एक डिस्कशन करेंगे।
बातें मेरी समझ में आ रही हैं, क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर? ये चीज़ें बेसिकली आप लोग ध्यान दें। इसके अलावा नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे और वैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं? कौन कौन से ऐसे क्या नाम है आपके सोशल या इकोनॉमिकल इशूज आ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो पैसे का आ रहा है। पैसा कौन देगा? सेकेंड वन अदर रिसोर्सेज कौन देगा? थर्ड वन मान लीजिए मैंने पिज्ज़ा बनाने की कंपनी खोल ली, डोमिनोज का एक कुछ मैंने ब्रांच खोल लिया, तो मुझे वर्कर भी चाहिए। जो वर्कर कैसे हों? स्किल्ड हों। उसकी भी चैलेंजेस आ रही हैं। फिर वैधानिक आवश्यकताएं भी हैं। सरकार ने इसको भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड किया है। इस ऑफिस में जाइए, उस बाबू से मिलिए, उसके साइन लीजिए, फिर क्या नाम सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर मध्य प्रदेश शासन में रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर आप अपने जिला कलेक्टर में रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर ब्लॉक में कराइए, विलेज में कराइए। उसको लगता है इससे अच्छा मैं नौकरी कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, इतने ज़्यादा टीम टाम करने से अच्छा है। इसलिए हम इसको भी क्या कर रहे हैं, लिबरल करते जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो क्लियर है मेरी बात, मैं क्या कहना चाहूँ? बात समझ में आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो इन्हीं सब ये सब क्या है, हडल्स हैं। जैसे मुझे परीक्षा पास करनी है, मेरा सपना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है परीक्षा पास करनी, लेकिन मुझे पढ़ना ना पड़े और मैं परीक्षा पास हो जाऊँ। इज इट पॉसिबल? ठीक है। पढ़ना है तो टेबल कुर्सी में बैठना पड़ेगा, पैर बहुत दुखते हैं, हाथ बहुत दुखते हैं, पीठ बहुत दुखती है, गर्दन बहुत दिखती है। अभी आप लोग वीडियो भी सुन रहे होंगे तो मोबाइल लिए आंख से और कान दोनों चीज़ें प्रॉपर यूटिलाइज हो रही। कुछ लोग पेन कॉपी लिए भी बैठे हुए होंगे, कुछ एकदम लेट के पढ़ रहे होंगे, तो कुछ चेयर में भी बैठ के पढ़ रहे होंगे। इसलिए दिया अपने अपने अलग अलग गेस्चर पॉस्चर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको उन चीज़ों तक पहुंचना है, मान लीजिए जैसे आपके यहाँ सबसे बड़ा हडल क्या हो सकता है, आपने मोबाइल खोला, बैटरी आपकी डिस्चार्ज थी, उसी टाइम पे लाइट चली गई, तो कैसे फैसिलिटीज मिल पाएगी? दूसरे के यहाँ जाना पड़ेगा, दूसरी जगह लॉग इन करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग दिस, मेरा रिचार्ज ही खत्म हो गया, अब मैं कैसे इंटरनेट एक्सेस करूँ? थर्ड वन दिस, मेरे मोबाइल में प्रॉपर आवाज़ नहीं आती है। क्लियर? चौथी बात करें, क्लियर, उतने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, जो भी आपकी आधारभूत आवश्यकताएं नहीं है, ठीक है, जो चाहिए आपको, तो ये सब हडल्स का काम करते हैं, बाधाओं का काम करते हैं। तो ये बाधाएं जब तक आप रिड्यूस नहीं होंगी, तब तक आप अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं सबको दूर करने का शासन के द्वारा प्रयास किया जाएगा। भारत में उद्यमिता का विकास, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया एंड भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान कौन कौन से? इसमें अगर बात करें तो भारत में, अगर एक्चुअल में अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए। अगर बात करें तो इंडिया शायद इस समय, जितना मुझे याद है, थर्ड रैंक में है। जितने भी नंबर ऑफ स्टार्टअप्स अब आपके खुले हुए हैं, वो सब एक्चुअल में किस में आते हैं? उन्हीं, अगर स्टार्टअप की काउंटिंग करके अगर हम बात करें तो इंडिया इस समय थर्ड पोजीशन में लाई करता है अपने आप। ठीक है, थर्ड पोजीशन में लाई करता है। इसका मतलब भारत में जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लेकर आए थे, उस प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, आज देखिए ना, हर जगह छोटे छोटे स्टार्टअप हैं। उसने फूड पांडा बना दिया, खिलाता वही खाना है, लेकिन उसने नाम बदल दिया। सबसे अच्छा इनोवेशन हुआ है यार चाय की दुकानों में, द स्मोकी टी, राजसी टी, ठीक है, अमृत तुल्यम, अमृत तुल्य बोलते हैं ना कि अमृत पी रहे हैं हम चाय को। क्लियर? ये क्या है, सब इनोवेटिव आइडिया है। आपको उसमें क्या दे दिया मैंने? चाय के साथ साथ आपको वहां पर आपको बैठने की प्रॉपर व्यवस्था कर दी, एसी वगैरह प्रोवाइड करा दिया। तो ये क्या कहलाते हैं? सब स्टार्टअप कहलाते हैं। तो आप जाते हैं किसी कैफे में, उसमें आप चाय के साथ आपको क्या मिलेगी? कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें देने को मिल सकती, बिस्किट मिल जाए, नमकीन मिल जाए। तो आपने क्या किया, एक के साथ दूसरी चीज भी ऐड ऑन कर दी इसमें। क्लियर? ये चीजें आपने उसको ऐड ऑन कर दी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? स्टार्टअप का मतलब कुछ नया करिए आप। सिंपल चाय जो आप घर में बनाते हैं, ठीक है, जितना आप सुबह घर में पीते हैं ना एक कप चाय, उतने में बाहर दुकान में 20 रुपए कमा लेता है। ठीक है, वहीं आप झुग्गी झोपड़ी में या जो ठेले लगे रहे उसमें चाय पियेंगे,
तो 5 से 7 रुपए कमा पाता है। वहीं दुकान में अंदर बैठेंगे तो 20 से 25 रुपए कमाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब स्टार्टअप जो इंडिया जो आपका प्रोजेक्ट आया था, प्रोग्राम आया था 2016 में, इसको लॉन्च किया गया था। 16 जनवरी वी सेलिब्रेटेड नेशनल स्टार्टअप डे। क्लियर? ये प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 16 जनवरी को हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया जाएगा, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया बारे के बारे में कब लॉन्च हुआ, क्या उद्देश्य था, क्यों लाया गया। एंड सेकेंड थिंग, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च इन सितंबर 2014, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। और इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में ये था कि अभी तक हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सब बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये लाओ वो लाओ सब करते जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम ये चाहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, जितना हमारा फॉरेक्स या जो विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, उस सभी विदेशी मुद्रा को हम घर में यूटिलाइज करें और हम क्या करें, स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम कहाँ लाना चाहते हैं, इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए आपने क्या किया, ये आया था 2016 में और इसको आप कब लॉन्च कर दिए, 2014 में। ठीक है, अभी सरकार ने लोगो जारी किया था 2014-24 में, 10 साल हो जाएंगे सितंबर में। ठीक है, उस पर एक आपकी रिपोर्ट निकल कर आएगी, उससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, राहुल गांधी जी ने बोला था ना, एक बब्बर शेर बना हुआ उसका लोगो, एक्चुअल में एशियाटिक लायन को रिप्रेजेंट किया गया, सिंबॉलिक ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। एंड इसी में आगे लिखा हुआ है, भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले संस्थान, जैसे आपका नीति आयोग। नीति आयोग क्या है आपका, नीति आयोग थिंक टैंक का काम करता है, विचारों को इंट्रोड्यूस करता है, नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आता है, उन न्यू कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आपका अगर वाले नेशनल क्या नाम है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर? और स्टेट और इंडिया लेवल पर आपको मेजर इंस्टीट्यूट देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा आगे एनहेंस करने का काम करते हैं। तो जो आपकी पहली यूनिट है, अगर इसको मैं कंक्लूड करूं, क्लियर, तो जो आपकी ये पहली यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, तो पहली यूनिट एक्चुअल में क्या बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लस अगर मैं बात करूं स्कीम्स, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के, और कौन सी मेजर स्कीम्स है जो आपकी इम्प्लीमेंटेड की जा रही हैं, वो बेसिकली इस टॉपिक के अंतर्गत आती हैं। एंड सेकेंड थिंग अगर हम बात करें, सेकेंड यूनिट है जो आपकी, वो क्या बोलती है, व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन। अब हम उससे थोड़ा सा निकल आए। पहले मेरी केवल एक चाय की दुकान थी। ठीक है, मैं केवल ठेले पे चाय बेचता था। फिर मेरी थोड़ी सी हालत बहुत अच्छी हुई, मेरा इकोनॉमिक वेलफेयर बहुत हुआ। मैंने चाय के ठेले की जगह छोटे सा जो होता है ना काउंटर टाइप का, टीन का एक डब्बा टाइप का खोल लेते हैं, उसमें मैं चाय बेचने लगा। मेरी थोड़ी सी स्थिति और अच्छी हुई, मैंने एक पक्की दुकान खरीद ली, उसमें करने लगा। ठीक है, जस्ट लाइक कैफे टाइप का बना लिया। अब इसमें एग्जाम्पल आता हूँ मैं सीसीडी का। ठीक है, जो आप देखते हैं सीसीडी वगैरह, देखते कॉफी डे पे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें क्या हुआ, सीसीडी एक ब्रांड बन गया। अब वो मेरी केवल एक छोटी दुकान नहीं थी, सीसीडी एक ब्रांड नेम बन गया, जिसके मल्टीपल दुकान हो गई। ठीक है, मल्टीपल इंस्टीट्यूट हो गए, भोपाल में 3 से 4 हो गए, इंदौर में हो गए, देवास में हो गए, दिल्ली में हो गए, उत्तर प्रदेश, इंडिया में पूरे लेवल पे इसकी ब्रांचेस हो गई। फिर धीरे धीरे इंडिया के बाहर फॉरेन में भी इसकी ब्रांचेस ओपन कर ली। तो अब ये केवल एक दुकान नहीं बची, ये एक अब क्या बन गया, एक संगठन बन गया। क्लियर? जिसमें आपके देश के प्रदेश की दुकानें हैं, आपके देश की दुकानें हैं, इसके अलावा आप इंटरनेशनली या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी दुकानें, उन सबको आपको कोलोबरेट करना है। क्लियर? तो ये संगठन बन गया। अब संगठन बन गया तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी पता चले आपने जितना पूंजी इन्वेस्ट किया है, जितना आप काम करना चाहते हैं, बीच में करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के कारण क्या हो जाएगा, आपकी चीजें लॉस में जा सकती हैं। तो आपको क्या ना करना पड़ेगा कि हाउ टू मैनेज, मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए, हाउ टू डील, मुझे कैसे डील करना चाहिए, किसके साथ, आपको जो एमडी एंड डायरेक्टर्स उनके साथ कैसे डील करना चाहिए,
एंड सेकेंड थिंग, हाउ टू डील इन योर वर्कर्स, हमें अपने कर्मचारियों के साथ कैसा डील करना चाहिए। क्लियर। पता चले आपका जो बिहेवियर है बहुत अच्छा नहीं, कर्मचारियों को डांटते रहते हैं, उनका मोरल डाउन करते रहते हैं। क्लियर है। तो वो परफॉर्मेंस वो नहीं देगा, कुछ दिनों बाद उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डेक्लाइन होती जाएगी। तो आपको क्या करना, मोटिवेट करना है। कभी उसको थोड़ा ब्रेकफास्ट चाहे ये करा सकते हैं, बोनस आप दे सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। क्लियर। कभी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या, ये तरीके होते हैं डील करने के। आप अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्लियर चीज है। तो ये चीजें आप बेसिकली ध्यान रखना, इन चीजों को कैसे डील किया जाए। तो ये बेसिकली आपका प्रबंधन सिखाता है। तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए इसमें, ठीक है, मैनेजमेंट में पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट रीड करना है। एंड सेकेंड थिंग बात करें, मतलब प्रबंधन के सिद्धांत क्या है। तो आपको ध्यान हो 2023, मतलब 2024 के पहले मेंस में एक लोक प्रशासन नाम की यूनिट जुड़ी थी, जिसमें आपको क्या लिखा हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक। क्लियर। इसी टाइप की चीजें आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाती थी, ध्यान रखना। क्लियर। तो यहाँ पर हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो इसमें कुछ हम लोक प्रशासन वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों प्रबंधन करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपने प्रॉफिट को लगातार एनहेंस करना चाहते हैं, लगातार गेन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगातार परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कोई संगठन बड़ा कैसे बनता, केवल ऑनर से। जैसे अगर हम बात करें इसकी टाटा कंपनी की, तो टाटा कंपनी केवल रतन टाटा के नाम से बड़ी होगी ऐसा नहीं है। रतन टाटा जी का जो मैनेजमेंट था, जो उनका तरीका था का डील करने का एम्प्लॉयज के साथ, वो उनको एक्चुअल में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया। अगर जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज की अगर नॉर्मली हम बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंतर्गत भी मोस्ट ऑफ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे इन्फोसिस की बात करते हैं, या हम क्या नाम है टीसीएस की बात करते हैं। तो अगर हम दोनों की अगर बेसिकली हम बात करें, तो दोनों में आपको जनरली कौन सी, टीसीएस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। और टीसीएस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो आपकी टाटा कंपनी है, वो अपने कर्मचारियों के साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट फ्लो करती है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट लेकर चलती है, जिससे क्या होती है, एम्प्लॉय की फेथ आपके संगठन से जुड़ जाती है। तो डिपेंड करता है हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज किया जाए एंड किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसका क्षेत्र क्या कैसा होना चाहिए। प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर है, क्या प्रबंधन ही प्रशासन है या प्रशासन ही प्रबंधन है, ये भी देखो इधर। पहले की जो थ्योरी आती थी, ध्यान रखना, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी जब डिस्कस करेंगे जब उस यूनिट में आएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ये मानते थे कि ये आपका क्या हो गया, प्रशासन, और ये हो गया आपका प्रबंधन। मतलब पहली थ्योरी ये बोलती थी कि जो प्रशासन का एरिया है वो क्या है, प्रशासन का एरिया बड़ा है कंपैरेटिवली आपके मैनेजमेंट से। तो जो आपकी क्लासिकल थ्योरीज थी वो इस पे डिपेंड थी। जब सेकेंड टाइम आया, मतलब उसके बाद जब कुछ चेंजेस आए, तो थ्योरी में ये चेंजेस आया कि ये वाला जो एरिया है ये प्रबंध है, और ये वाला एरिया आपका प्रशासन। ठीक है। मतलब पहली थ्योरी जस्ट अपोजिट है दूसरी थ्योरी। पहली थ्योरी में बोलते कि प्रबंधन एक पार्ट है प्रशासन का, दूसरी थ्योरी बोलती है कि प्रशासन एक पार्ट है प्रबंधन का। जब तीसरी जो मॉडर्न थ्योरी निकल कर आई वो ये तीसरी थ्योरी है।
मतलब कोई किसी का पार्ट नहीं है, दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो थर्ड थ्योरी में एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। क्लियर है? ये कुछ चीजें जब हम सेकंड यूनिट में आएंगे, कि बेसिकली हम तीनों को समझेंगे कि तीनों एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। क्रय विक्रम सामग्री प्रबंधन, मतलब जो के क्या बोलते हैं, सामानों को रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाकर कैसे बेचते हैं, उसका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, वो बेसिकली डिपेंड करता है इस मैनेजमेंट में। जैसे मेरी दुकान है मिठाई बेचने की, मान लेते हैं मैं रबड़ी की दुकान खोले हुए हैं, मैं रबड़ी बेचता हूँ आप लोगों को। तो क्या करना चाहिए, रबड़ी बनाने की रॉ मटेरियल मुझे दूध चाहिए, और आपका जो फ्यूल वगैरह जो सर्विस चाहिए वो भी मुझे चाहिए, फिर उसको मैं कन्वर्ट करा के फाइनल प्रोडक्ट मेरा रबड़ी बनता है, उसको मैं फिर मार्केट में सेल करता हूँ। तो ये क्रय विक्रय प्रबंधन कहलाता है। अगर मान लीजिए मुझे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑलरेडी मुझे रबड़ी की फाइनल कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। या मान ली मैंने रबड़ी का दुकान खोल रखा है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो ही नहीं अवेलेबल हो पाता, फिर कैसे काम चलेगा। तो ये एक्चुअल में कहलाता है क्रय विक्रय सामग्री प्रबंधन, कि हाउ टू डील एंड हाउ टू मैनेज, कैसे हम इसको डील करें, कैसे हम मैनेज करें कि हमारा जो लेन देन है वो अच्छे तरीके से चलता जाए, रेगुलेट होता जाए। ये बेसिकली आप लोग ध्यान रखना। सेकेंड वन आते हैं प्रबंध प्रक्रिया के, संसाधन प्रबंधन में प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णय, प्रेरणा, नेतृत्व एंड संचार। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इनबिल्ट इन दिस टॉपिक। देखो इसमें है क्या एक्चुअल में प्रबंध प्रक्रिया, मतलब हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे इसका हम प्रबंधन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होनी चाहिए। प्रोसेस जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लो, अभी 23 जून को आपका एग्जाम है, जो जिन लोगों का भी एग्जाम होगा उन्होंने अपने आप को मैनेज किया होगा कि मुझे 15 ऑफ मई या 31 ऑफ मई तक मुझे ये करना है, उसके बाद फिर 10 डेज का ये काम है, 10 डेज का ये काम है, फिर देन आफ्टर टू फील दिस। क्लियर? तो मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका क्या साइकिल लगातार रेगुलेट हो जाए। आप जाते हैं, कभी देखा आपने, नोटिस किया चाय वाले की दुकान पे जाकर, चाय नहीं कभी खत्म होती उसकी, लगातार। तो क्या होती, वो चाय बनाता है, एक दूसरे वो उसमें बर्तन में रखता है, केतली में, वो जब उसका स्टॉक धीरे धीरे कम हो दूसरी वो रख देता है, जब तक पहली वाली कम समाप्त होगी दूसरी आए, दूसरी होगी तीसरी, तीसरी चौथी, ये साइकिल लगातार घूमती रहेगी। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि आपको वेट ना करना पड़े, आपकी डिमांड ही हो, मैंने तुरंत सर्विस दी कि आप ये लीजिए, उसी को बोलते हैं आपका प्रॉपर या एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है चीजें? तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करती हैं, आपके प्रबंधन या प्रोसेस पे या मैनेजमेंट प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं। मान ली मैंने चाय बना के रख ली, मैंने सोचा पहले पूरी बिक जाने दीजिए, पूरी चली गई, फिर मैंने दूसरा बनाने के लिए सामान रखा, पता चले मिल्क नहीं है, मिल्क है तो चाय पत्ती नहीं, चाय पत्ती है तो चीनी नहीं है, चीनी है तो अदरक इलायची नहीं है, वॉट एवर जो भी हो, मतलब कि रॉ मटेरियल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये मेरा काम था ना, कि सुबह दुकान खोलने के पहले मुझे ये सब चीजें मैनेज करनी चाहिए, ताकि मेरा जो मैनेजमेंट हो बहुत इफेक्टिव हो, उसी को इफेक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो जो आपने वहां पर बैठा, मैं किसी को एज ए प्रबंधक या किसी को मैनेजर आपने वहां पर बैठाया हुआ है, उसको मैनेज करना है, उसको चीजें ध्यान रखनी। जैसे आपके घर की मैनेजर कौन होती, मम्मी, सबकी मदर्स होती हैं, कितना राशन है, कितना नहीं है, क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या लाना है, क्या देना है, हाउ टू मैनेज, वो पूरा मैनेज करती हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप घर पहुंचे बोले खाना के लिए, बोले आटा खत्म हो गया, या तेल खत्म हो गया, या सब्जी खत्म हो गई। देखते ना, पूरा एक प्रॉपर सिस्टम मैनेज, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव मैनेजर, जो पूरी प्रोसेस को क्या कर ले, मैनेज कर ले जाए। तो ये बेसिकली ध्यान रखना, ये प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। फिर संसाधन प्रबंधन, आप देखते हैं पेट्रोल गाड़ी में लेने जाते हैं, या कभी आप लोग गए होंगे,
तो आप देखते हो टैंकर आते हैं पेट्रोल रोज दिन भर, और पेट्रोल की डिमांड तो वैसे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। आपको पता है कि मेरी अभी क्वांटिटी 500 लीटर की है, और दिन भर में लगभग 300 लीटर पेट्रोल चला जाएगा, 200 लीटर रिजर्व रहेगा, और कल फिर मुझे कोई ना कोई सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कहलाता संसाधनों का हम कैसे मैनेजमेंट करें, ताकि हम उनका क्या करें, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। अब ऐसे हम इंडियंस हैं, पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं। देखा है बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए कि आइसक्रीम निकालते, वो तो खाते हैं जो रैपर में लगा रहता है, उसको भी प्रॉपर यूटिलाइज कर लेते हैं। नो वेस्ट, कुछ भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमने पैसा दिया हुआ है। गांव में देखा आपने, जब तक शर्ट नहीं होती उसको ओकेशनली पहनते हैं, जब वो पुरानी होती है तो डेली यूज में हो जाती है। क्लियर? कब तक डेली यूज में होती, जब तक वो सही सलामत होती। जब वो फटने लगती है, उसमें बहुत सारे होल्स हो जाते हैं, फिर भी हम नहीं फेंकते, उसको हम पोछा बनाते हैं। पोछे को प्रॉपर यूटिलाइज करते करते जब वो खराब होने लगता है, उसको किसी और में यूज कर लेते हैं। तो मतलब मल्टीपल यूजेस, इसको बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। इसी प्रकार से जब आप किसी प्रशासन में आते हैं, तो प्रशासन में भी आपको देखना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एज ए डिप्टी कलेक्टर, एज ए कलेक्टर, कि आपको पूरा काम भी कर लेना, रिसोर्स भी आपको कम से कम खर्चे करने। वही प्रबंधक की सबसे प्रभावशाली है, जिसको बोलते हैं ना, सांप भी टूट जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। क्लियर? सो कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो संसाधनों को इस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। नियोजन क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। हमें कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, हमारा विजन क्या होना चाहिए, हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, हमें किस टाइम और पीरियड तक कितने टारगेट अचीव करने लेने चाहिए, या किस टाइम और पीरियड तक हम क्या क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली पूरा डिपेंड करता है नियोजन के अंतर्गत। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या है? संगठन एक्चुअल में कलेक्टिव समूह है, कलेक्टिव ग्रुप है, मतलब कि एक कुछ कर्मचारियों का एक समूह जो होता है, उसी को संगठन कहते हैं। जिसमें आप देखते हैं प्रबंधक से लेकर कर्मचारी से लेकर आपका टाइपिस्ट, जो भी कार्य करने वाले लोग होते हैं, सभी उसके अंतर्गत एक्चुअल में शामिल हो जाते हैं। वो सभी एक्चुअल में कहलाते हैं आपके संगठन। तो संगठन कैसा होना चाहिए? संगठन जितना हेल्दी होगा, उतना ही एक्चुअल में आपके ग्रो करने के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा काम करेगा। फिर आता है निर्देशन। निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्टिंग, हाउ टू डायरेक्ट एंड हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू डील। तो मतलब हम कैसे किसी को डायरेक्ट कर, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देशन करना, मतलब सीधा जैसे आपका बॉस होता है। क्लियर? वो कैसे आपको डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट मतलब को दिशा दिखाना। जैसे कर्मचारी आते हैं ना किसी कंपनी में काम करने के लिए, ऐसे थोड़ी आप आए आप कुछ भी करने लगे। आपका जो डायरेक्टर रहता है वो काम को अपॉइंट करता है, ठीक है, कि आपको इस कार्यों को परफॉर्म करना है। देन आफ्टर आपके कार्यों का सुपरविजन करता है, आपके कार्यों की रिपोर्ट देखता है। वो सब काम कहलाता है डायरेक्टिंग का। फिर थर्ड वन है आपका नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आता है कि एक अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है इफेक्टिव रूप में। तो इसमें ग्रे कुनास का या ग्रे लुनेस का एक नियम आता है, जिसमें एक उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि अधिकतम कितने कर्मचारी नियंत्रित हो सकते हैं। किसी ने 5 बोला, किसी ने 8 कहा, किसी ने 7 कहा। लेकिन ग्रेकुलास का जो नियम आया था, उसमें उन्होंने एक्चुअल में नियंत्रण को डिफाइन किया हुआ है। फिर है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ये तो किसी भी संगठन की या किसी भी प्रबंधन की क्या है, आत्मा है। क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना समन्वय के। आप आप देखिए इंडिया में तो आपको कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन देखना तो अभी जब किसी का मैरिज फंक्शन हो ना, अभी विवाह है, उसमें देखो क्या जबरदस्त कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट दिखेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेस्ट आते हैं, ठीक है, बुआ आए, फूफा आए, जीजा आए, सब आते हैं, ठीक है, और सब अपने अपने ईगो को लेकर आते हैं। ठीक है, खास करके लड़के की शादी है तो वो सब भगवान के स्वरूप में भी आते हैं, कि उनको थोड़ी सी भी
कमी किसी चीज की फील ना हो जाए। क्लियर है? तो वो भी आते, उनके ईगो अपने साथ अपना ईगो लेकर भी आते हैं, उनका ईगो भी हर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लेश हो जाएगा शादी के टाइम में। तो आप देखते हैं ना, आप लोगों ने सबने अपने परिवेश में देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, समन्वय की स्थापना करते हैं। ठीक है, मान ली रिसोर्सेज कम है, ठीक है, तो हम बोलते कि आप ऐसा कर लिए, आप इसके साथ एडजस्ट हो, आप इसके साथ एडजस्ट हो, ठीक है, आप ये काम करिए, आप वो काम करिए, ताकि सभी लोगों को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से को कनेक्ट कर देते हैं। तो जो ईगो वाला कॉन्सेप्ट है, जो उनके थॉट्स उनको सोचने के बारे में, उसमें टाइम ही नहीं मिलता। तो कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में हर चीज का इम्पोर्टेंस है। जैसे मान ली दो लोग रहते हैं, एक जोड़ी जूते हैं, एक ही नाप के हैं, दोनों का पैर एक जैसा, एक की मॉर्निंग शिफ्ट है, एक की नाइट शिफ्ट है। अगर दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होगा, एक जोड़ी जूते में काम चलाया जा सकता है, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। इज ए कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय जहाँ होगा वहाँ प्रेम होगा, प्रेम जहाँ होगा वहीं पर सकारात्मक माहौल होगा, जहाँ पर सकारात्मकता होगी वहीं पर विकास होगा। ध्यान रखना। क्लियर? विकास के अंदर सेंस है, वहीं पर आपकी ग्रो होगी। ये आपकी पढ़ाई में भी होता है। देखो, हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया अच्छा है। किसी को ज्योग्राफी से बहुत प्यार है, किसी को हिस्ट्री से बहुत प्यार है, किसी को पॉलिटी से प्यार है, किसी को साइंस से बहुत दुश्मनी है, किसी को मैथ से बहुत प्यार है, तो किसी को दुश्मनी है। तो डिफरेंट टाइप की चीजें मिलती हैं। तो कोऑर्डिनेशन ये क्या बोलता है, सबको साथ लेकर चलो, जिससे हमें बहुत इंटरेस्ट उसको भी लो, जिसपे नहीं है उसको भी साथ में लो। तो जब ये कोऑर्डिनेशन बनेगा, तभी आप एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तभी आप अपना रिजल्ट ला पाएंगे। इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? ये बाकी फिर डिटेल में पढ़ेंगे जब आएंगे, ये तो केवल आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। निर्णय डिसीजन कैसा होना चाहिए मेरा? डिसीजन आपका सदैव दूरदृष्टि होना चाहिए। आप वो डिसीजन लें जो आपको प्रेजेंट, आप क्या नाम है, प्रेजेंट में रहते हुए, जिसमें आपका फ्यूचर डिसाइड हो सके। ठीक है? डिसीजन लेते समय क्लैरिटी होनी चाहिए। डिसीजन आपका भावनाओं के बेस में नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे में एट्रीब्यूट बहुत अच्छे, तुम एकदम कलेक्टर बन सकते हो। तो अपनी क्षमताओं का ध्यान रखना है, ध्यान रखना। क्लियर? क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लेना है। इन्हें की भावनाओं में बहकर आपने निर्णय ले लिया और वो चीजें आपने स्पेशली मेंशन कर दी, तो आगे चल के आपको उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। इसकी तो आजकल बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है? हर 10 में से 8 व्यक्ति ऐसे जिनमें मोटिवेशन ही नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता, बड़ा तनाव तनाव फील होता है, डिप्रेशन जैसा लगता है, याद ही नहीं रहता, ना मुझे रात में नींद आती, ना दिन में चैन आ रहा है। क्लियर है? तो क्या चीज है मोटिवेशन? मोटिवेशन के तात्पर्य आपको अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए। आंतरिक और बाह्य दो तरीके से हो सकती है। आंतरिक प्रेरणा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, आपका लक्ष्य ही ऐसा होना चाहिए जो सदैव आपको जीवित रखे, संजीवनी की तरह काम करे। मतलब कि अगर आपको लगे कि मेरा मन नहीं लग रहा, आप सोचो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, तुरंत आपका बोलेगा नहीं, आप तो मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, तुरंत आपको एकदम एनर्जी का फ्लो होगा, आप तुरंत उन चीजों को काम करना चालू कर दें। तो ये आंतरिक मोटिवेशन कहलाता है, जो हमारे गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर आप किसी संगठन में कर्मचारी से काम लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत काम है और टाइम पे आपको पूर्ण करना है, आपने बोला ऐसा करिए, शाम को बढ़िया उनको चाय नाश्ता कराइए, या बोल दीजिए कि हम जो भी 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा उसको हम बोनस रूप में 300-500 रुपए देंगे, 5,000 रुपए देंगे, उनका इंक्रीमेंट बहुत जल्दी कर देंगे, प्रमोशन देंगे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो ये क्या मोटिवेशन का तरीका है? आप देखते हैं, जब छोटा बच्चा रहता है, जब होता है ना 1-1.5 साल में, वो चलना सीखता है, 2-3 कदम चलता है, फिर गिर पड़ता है, फिर चलता है, फिर गिर पड़ता है, आप क्लैपिंग करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, चलो गुड गुड, बहुत अच्छा किया। ठीक है? तो उसको फिर क्या खुशी अंदर से मिलती है, वो फिर और आगे प्रयास करता है। जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में कम नंबर नंबर भी आया, तब भी आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, ना कि डांटते हैं। क्यों? ताकि उसका मोटिवेशन और टेम्परामेंट बना रहे। ध्यान रखना। तो मोटिवेशन के बारे में अगर बात किया जाए,
तो आपको जिंदा रहने के लिए भी मोटिवेशन ही जरूरी है। आप जीवित हैं उसके पीछे भी आपका मोटिवेशन है, ध्यान रखना। और जिस दिन मोटिवेशन आपका शून्य हो जाएगा उस दिन आप भी शून्य हो जाएंगे। क्लियर चीज है? तो मोटिवेशन ही आपको जिंदा बनाए हुए है। जैसे कई बार होते बहुत सारे क्रिटिकल केसेस होते हैं, अगर आप उसकी बात करें, डिसीजेस की बात करें, अगर हम डिसीजन की बात करते हैं तो मेडिकल में आप देखते हैं बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं, कई लोग उसको सरवाइव करके आ जाते हैं, कई लोग डेथ हो जाते हैं। जैसे कैंसर की बात करें, कई लोग कैंसर होने के बाद 10-10 साल 20-20 साल अपना पूरी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, कई लोग कैंसर होने के साथ 4-6 महीने में डेथ हो जाती है। तो डिपेंड करता है मोटिवेशन कि हमारे अंदर क्षमता, हम इसको फाइट कर देंगे, हम इसको जीत जाएंगे, हम निकाल लेंगे। क्लियर? आप लोग जैसे, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है नहीं मैं एग्जाम बिल्कुल निकाल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट। ठीक है, आपको थोड़ा सा अंदर से जोश फील हो जाएगा, कोई जोश फील तो आपका मोटिवेशन कहलाएगा। और मोटिवेट व्यक्ति से आप कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब ये बोल दो कि जो मोटिवेट व्यक्ति है उसके लिए संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनल एक्सटर्नल नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है। अगर आप प्रबंधक के किसी इंस्टीट्यूट के संचालक हैं, या किसी आप सर्विस में एज एसडीएम, एज डिप्टी कलेक्टर, एज कलेक्टर आप अपॉइंट होते हैं, ये गुण आपको बहुत ज़्यादा लीड करता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस टाइम अगर मैं बात करूँ पूरे देश में, वो है आपके पीएम साहब, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, लीडरशिप सीखना हो तो उनसे सीखिए। ठीक है, मोटिवेशन लेना हो तो उनसे लीजिए। हाउ टू हार्ड वर्क, कैसे मेहनत की जाती, मोदी जी से सीखिए। एंड हाउ टू वेल मैनेज, कैसे करना, ये भी मोदी जी से सीखने वाली बात। मतलब अगर बात करें 70 के एज में एक दिन में 5-5 रैलियां करना, ठीक है, आप अपनी स्किल इतनी जबरदस्त रखना कि आप अपने क्या के बड़े से बड़े जो आपसे सीनियर लीडर है आपने उनको हटाकर आप अपने आप को लीड कर रहे हैं, और आपकी लीडरशिप से, आपके डिसीजन से आपके पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ तक की जो देश की जनता है वो सहमत है। इसी को बोलते हैं गुड लीडर। क्लियर? ये नहीं कि मैं केवल सेटिस्फाई, जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और जो समाज का एक बड़ा टुकड़ा, 100 लोगों को देखो संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये पांचों उंगलियां दिख रही है ना, ठीक है, पांचों को खींचकर बराबर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पांचों के फंक्शन अलग अलग है। इसको क्या चाहिए, 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 उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है, लेकिन इनको पांचों को बराबर में नहीं लाया जा सकता, इसलिए सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी का सब बड़ा हिस्सा है, उसको सेटिस्फाई आपको करना चाहिए कोई गुड लीडरशिप। गुड लीडरशिप वही है जो अपने गोल को प्राप्त कर पाए। गुड लीडरशिप है कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था उसी पर्टिकुलर टाइम में अपने गोल को पा लिया, वही आपकी लीडरशिप है, वही आपकी रणनीति है। उसी को बोलते हैं नेतृत्व क्षमता, जो जन्मजात भी होती है, सीखी भी जाती है। क्लियर? जो आप आरएसएस की बात करते हैं तो आरएसएस का सबसे अच्छा गुण है स्किल एंड लीडरशिप। आप कभी भी आरएसएस के जो आपको नेता देखने के मिलेंगे, आप देखना उनमें ये गुण आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे, तो उन चीज़ों को बिल्डअप किया जाता है। ठीक है, नहीं कि मैं अदर संगठन की बुराई कर रहा हूँ, तो जस्ट लाइक एग्जाम्पल। ठीक है, कोई व्यक्तिगत नहीं लेकर ना किसी की भावनाएं अपनी यहाँ हत करें। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन, संचार की। इसमें भी प्रधानमंत्री जी से सीख के आप अपने, ये छोड़ दो किस पॉलिटिकल पार्टी, आप ये देखिए ना कैसा कम्युनिकेट होता है। वो बोलते हैं हम रात को 8 बजे, आपको ध्यान है जब कोविड-19 हुआ था, इसको बोलते प्रभावशाली संचार। मोदी जी ने बोला कि हम जनता कर्फ्यू लगाएंगे, जनता ने बोला हम वी एग्री, हम आपके साथ हैं। ठीक है, पूरा समर्थन किया, फिर थालियां बजवाई, शंख बजे, घड़ियाल बजे, नगाड़े बजे। क्लियर है? ये कम्युनिकेशन की ही पावर थी ना कि जो आपको रेगुलेट कर लिया, हमने आपको कन्वे कर लिया, मैं जो चाहता था मैंने आपसे काम करा लिया। हमने बोला एक दिन लाइट ऑफ करके खुले आसमान के नीचे रहेंगे, वो भी हमने किया। ठीक है, ये होता था कि मोदी जी रात रात को 8 बजे आने वाले, अब क्या बोलेंगे,
बिल्कुल एकदम लोग अटेंशन के साथ बैठते थे। तो ये कहलाता इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है? जब आप और मैं दोनों आपस में जुड़ते हैं। मैं आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को का सम्मान करता हूँ, आप मेरी विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, पूरा प्रॉपरली, एकदम सटीक, स्पष्ट, सरल, क्लियर, और इसी माध्यम से, अच्छे माध्यम से आप तक मैं कन्वे कर पाऊँ, वो अच्छा संचार कहलाता है। और प्रशासन और प्रबंधन में इसके बिना कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है। फिर वही आ गया समय प्रबंधन एवं संगठन। जो काम समय पर होगा वही लक्ष्य, अन्यथा कुछ नहीं है। ठीक है। तो समय प्रबंधन आना चाहिए कि हमें 24 घंटे सभी को मिलते हैं। कोई 24 घंटे में टॉप कर जाता है, कोई 24 घंटे में फेल हो जाता है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हाउ टू टाइम मैनेज। आपको टाइम मैनेज नहीं करना है, आप अपने आप को मैनेज करिए। अरे भाई, चाहे टाइम तो 24 घंटे है ना यार। 24 घंटे से 25 घंटे तो हो नहीं जाएंगे, इसलिए 24 घंटे मिला। आप अपने आप को उन 24 घंटों में फिट करो। क्लियर है? क्या आप इन 24 घंटे में कैसे फिट होते हैं? ये चीजें बेसिकली आपको सोचने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। ठीक है। समय प्रबंधन, वही संगठन की बात करें। फिर ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। ब्रांडिंग नेम, ठीक है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। अब जब भी आप दुनिया में कहीं सुनेंगे डर के आगे जीत है, तुरंत दिमाग में आएगा माउंटेन ड्यू। ये कहलाती ब्रांडिंग। ब्रांड, कहीं पर भी मोबाइल में आपको कटा एप्पल मिल जाएगा देखने के लिए, तुरंत आईफोन है। जबकि उसमें कहीं नहीं लिखा कि आईफोन है, केवल आपको एप्पल भी कहीं साइन देखेंगे, तुरंत आईफोन की ध्यान आ जाएगी। ये ब्रांडिंग है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ब्रांडिंग का मतलब होता है कि इसको मार्केट में इस तरीके से पॉपुलराइज करना कि लोग उसके नाम से उसको देखकर पहचानने लगे। सेकंड, मार्केटिंग होती है, कैसे हम अपने सामान को बेच सकें। जैसे मैंने हल्दीराम और आकाश के बारे में बताया था, आकाश भुजिया के बारे में, कुछ सेम चीजें। एंड देन आफ्टर नेटवर्किंग, हाउ टू नेटवर्क, कैसे एक दूसरे लिंक की, कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारा माल अच्छा बिक रहा है तो एमपी में कैसे इसको लिंक किया जाए, एमपी से गुजरात कैसे भेजा जाए, गुजरात से महाराष्ट्र कैसे भेजा जाए, महाराष्ट्र से अदर स्टेट कैसे भेजा जाए। ये सभी चीजें एक्चुअल में हमें देखने के लिए मिलती, वो कहलाती हैं आपकी नेटवर्किंग। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में हम ये बेसिकली चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब डिटेल में। इसके बाद थर्ड यूनिट में आते हैं, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ प्रशासन एवं प्रबंधन, जो भी मैंने डिस्कस किया था कि प्रशासन और प्रबंधन में क्या रिलेशन है, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एवं इफेक्टिव मैनेजमेंट, हाउ टू, कैसे इसको डील किया जा सकता है। ये चीजें आप बेसिकली ध्यान रखना। तो ये चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। लोक प्रशासन में प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम एवं मानव संसाधन प्रबंधन। क्लियर? तो अगर बात करें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट कैसे जरूरी है, तो आप जितनी भी स्कीम्स रेगुलेट कर रहे हैं, जितने भी आप क्या नाम है, अगर मैं बात करूं, जितने भी फंक्शंस आपके द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन सभी को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपको प्रबंधन की आवश्यकता होगी। और मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो आप और हम लोग हैं। ठीक है। इस ह्यूमन को कैसे मैनेज किया जाए, ताकि इसको किस में बना दिया जाए, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब मानवीय पूंजी में। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स को, जो मानव है उसको कैसे हम एक पूंजी बना दें। सरकार आप लोगों को देख रही कि आप क्या है, देश के संसाधन है, इस संसाधन को कैसे यूटिलाइज किया जाए कि देश और तेज गति से डेवलप होने लगे और तेज तरीके से तरक्की करने लगे। ये चीजें ध्यान रखना। वित्तीय प्रबंधन, प्रबंध, लोक प्रशासन में उनका कार्य क्षेत्र महत्व, सब खेल ही पैसे का है। मैंने आपको बताया ना कि इफेक्टिव रेगुलेशन होना चाहिए। इफेक्टिव कैसे, आप जैसे लाडली बहना योजना आ रही है, या क्या नाम है, क्या नाम है, लाडली लक्ष्मी योजना है। ठीक है। आपका किसान सम्मान निधि योजना है।
ठीक है। पर आपका क्या नाम है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना है, तो उसमें वित्त को कैसे मैनेज किया जाए, किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाए और हमारे टारगेट पूरे हो जाएं। ठीक है। तो वित्त का बहुत ज्यादा है, और जिस विभाग ने, जिस राज्य ने अपने वित्त का प्रबंधन अच्छा कर लिया, वो राज्य अपने आप में विकसित हो जाता है। जैसे आप लोग हैं, ठीक है, जो अपने घर में रहते हो बात अलग है, लेकिन जो बाहर रहते हैं उनके पास एक फिक्स अमाउंट आता है, 5,000, 10,000, 20,000। उसमें आपको रेंट देना, अपने खाने का देना, अपने जो डोमेस्टिक या जो बेसिक नीड्स उनको फुलफिल करना है। क्लियर। उसके अलावा जो आपके और अदर चीज़ें वो भी मैनेज करना है, कुछ रुपए उसमें सेविंग भी करना है। तो ये क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंधन ही बोलते हैं उसको। ठीक है। पता चले 20,000 आए, हमने अगले दिन बोली आ जाओ सब पार्टी ले लो, बर्थडे पार्टी। अब 20,000 रुपए की तुरंत पार्टी कर ली, अब बैठे हैं भजन कर रहे हैं बैठ के। अब क्या होगा आगे? क्लियर है। तो वही एक्चुअल में प्रशासन या संगठन अच्छा है, जो वित्त को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से क्या करे, उसको मैनेज कर ले। फिर सेकेंड, अगर इसके बाद और का बात करें, इसके अंतर्गत फिर आता है आपका लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन एवं विवाद प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें में उनका महत्व। लोक प्रशासन में अगर बात करें, तनाव प्रबंधन, एक कलेक्टर है, उसके पास चुनाव इलेक्शन भी कराना है, कहीं दंगा ना हो जाए वो भी कराना है, वोटिंग परसेंटेज भी बनाना है, जमीन संबंधी विवाद भी निपटाना है। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है, विभागों के बीच समन्वय भी बनाना है। देयर आर सो मैनी मैनी फंक्शंस, के लिए बहुत सारे कार्य हैं। फिर उसके साड़ू भाई की शादी भी, उसमें भी जाना है उसको। फैमिली में बच्चे का बर्थडे उसको भी मनाना है, मैरिज एनिवर्सरी उसको भी डील करना है, या फादर मदर में से किसी की तबीयत खराब उसको भी मैनेज करना है। तो एक व्यक्ति क्या क्या करेगा भाई? क्लियर है। तो हाउ टू मैनेज, कैसे हम तनाव को या टेंशन को मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में। एंड विवाद प्रबंधन, मतलब जो आपके डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं, शासन के खिलाफ चले जाते हैं, विभाग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। क्लियर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप को आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो बेसिकली एक्चुअल में क्या होती है आपकी, ये सब आपकी इसके अंतर्गत विवाद प्रबंधन के अंतर्गत शामिल आता है। तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये बेसिकली हम उसमें नोटिस करते हैं। ध्यान रखना आप लोग। क्लियर। कौन कौन से तरीके हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, उसमें डिस्कस करेंगे। अनेकता का प्रबंधन एवं प्रशासन, जन प्रबंधन के अवसर एवं चुनौतियाँ। मतलब अगर हम बात करते हैं भारत की, अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ तो बहुधर्मी, बहुभाषाएं, विभिन्न विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं। क्लियर। सो वेरी, अगर बात करें, मैनी आपको डाइवर्सिटीज देखने के लिए मिल जाएगी इंडिया में। हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू रेगुलेट, हम इसको कैसे मैनेज करें, कैसे रेगुलेट करें, ये करना भी क्या काम है, ये इसके अंतर्गत देखते हैं। ठीक है। आपको अनुसूचित जाति को भी देखना है, जनजाति को भी देखना है, ब्राह्मण को भी देखना, ओबीसी को भी देखना है। ठीक है। दलित को भी देखना है, महिला भी देखनी है, पुरुष भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, सक्षम लोग भी देखते हैं, अंबानी अडानी को भी देखना है, गरीब व्यक्ति को भी देखना है। तो इन सभी के लिए आपके अलग अलग प्लान होने चाहिए, अलग अलग स्कीम्स होनी चाहिए, अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम्स होने चाहिए, और सभी के साथ समन्वय या संतुलन की स्थापना होनी चाहिए। तभी एक्चुअल में इस आप क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिटीज को इफेक्टिव मैनेजमेंट या रिसोर्स के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। फिर जन प्रबंधन के अवसर में चुनौतियां, आप अगर मान लीजिए पब्लिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो क्या चुनौतियां आ सकती हैं भाई? सबसे बड़ी चुनौती रैसेज में, आपने बोला ये योजना हम महिलाओं के लिए चालू कर रहे हैं, उससे पुरुष नाराज हो रहे हैं। आपने बोला ये कार्ड, ये योजना बीपीएल धारकों के लिए, एपीएल वाले विद्रोह कर देते हैं। आपको इसकी इंसेंटिव, मान लो कैपिटलिज्म या पूंजीवाद या बड़े लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो छोटे लोग उसको अपोज करने लगते हैं। क्लियर है। फिर आपकी सोसाइटी के रिचुअल्स हैं, आपकी संस्कृति है, माली सरकारें लेकर ही सरकार सबको दे रही है कि सुअर पालन किया जाए उन क्षेत्रों में जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम है, या जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए या एग्रीकल्चर प्रॉफिट नहीं है। तो अब क्या करेंगे वहाँ पर? योजना तो अच्छी है,
और तार्किक या लॉजिकली देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। अब जो ब्राह्मण है वो बोलेगा मैं सुअर पालन करूंगा, सरकार हमें सुअर बना रही है, हमारा धर्म विरोध कर रही है, ये कर रही है, वो करे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के व्यूज एंड एलिगेशन हो सकते हैं। तो वो भी एक्चुअल में पब्लिक मैनेजमेंट के लिए हर्डल का काम करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। फिर देन आफ्टर आपका आपका मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें हमको पढ़ना डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया था, उसके कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे आपका नेशनल लेवल पे एनडीएमए होता है, स्टेट लेवल पर एसटीएमए होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीएमए होता है, ग्रामीण लेवल पर, रूरल लेवल पर आपका ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 की जो डाइवर्सिटीज है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। हाउ टू कंट्रोल डिजास्टर के बारे में बात करें तो तीन तरीके से काम करेंगे। प्री डिजास्टर मतलब आपदा के पहले कैसे कंट्रोल करें, ड्यूरिंग डिजास्टर जब आपदा चल रही उसको कैसे मैनेज करें, एंड पोस्ट डिजास्टर आपदा के बाद कैसे हम इसको रेगुलेट करें। ये चीज़ें एक्चुअल में इसके अंतर्गत आती हैं। कुछ संस्थान वो भी डिस्कस हम यहाँ पर बेसिकली करेंगे, जैसे एनआईडीएम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है, वो बेसिकली सब इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं फोर्थ यूनिट में, जिसमें लिखा है इम्पोर्टेंट। ये यूनिट तो मैं अगर बात करूं, ये यूनिट ऐसी जिसमें आप लोग रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है। व्यक्ति के आंतरिक भाव, समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास। समग्र व्यक्तित्व का मतलब आप कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपकी सोच क्या है, आप क्या कार्य करने का तरीका क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी पर्सनालिटीज क्या है, आप किसे पसंद करते हैं, किसे रिजेक्ट करते हैं, आपके बोलने बताने का तरीका क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है। क्लियर है। तो जो डिफरेंट टाइप के डायमेंशन है वो एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है, अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता है, आपके हर कार्य में समर्थन करता है, आपके नज़र में लगता है कि यार बहुत अच्छा है, अगर आपकी उसकी अच्छाई देखना चाहते हैं, वाकई अच्छा है, तो ऐसा कोई काम करिए जो उसको बिल्कुल पसंद ना हो। और वो काम करने के बाद अगर वो व्यक्ति आपके साथ पोलाइटनेस रखता है तो ही इज अ गुड मैन या गुड ह्यूमन बीइंग। क्लियर। ध्यान रखना ये चीज़ें देखना है। और स्टेट के नेशन के डेवलपमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर व्यक्ति अच्छा है, उसका अगर बात करते हैं व्यक्तित्व बहुत शानदार है, तो उसके बारे में हम जनरली क्या बात करेंगे, उसके बारे में हम ये देखेंगे कि वो जैसे नक्सलवादी समस्या निकल कर आ गई, उग्रवादी है। ठीक है। ये सभी समस्याओं को बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो एक्चुअल में क्या है, अगर आप पीस बनाकर रखेंगे, शांति बनाकर रखेंगे, तो देश का विकास बहुत अच्छे से, जब दंगई फसाद नहीं होंगे तो लोग आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे और नेशन बहुत तेजी से आपका ग्रो करेगा। ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, व्यक्ति का विकास कैसा होता है, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, अनुवांशिक कारक। कोई व्यक्ति कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए हमेशा स्माइल करता रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, जैसे कई लोग, अभी पेपर में एक दिन पढ़ रहा था, किसी के 96% थे 10th में, ठीक है, तब भी उसने सुसाइड कर लिया। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इतने अच्छे मार्क्स हो जाने के बाद भी उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, उस व्यक्ति ने अपने आप को पनिश किया। तो ये क्या शो करना चाहता है कि उसमें जो एक्चुअल में जो उसके आंतरिक एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन है। सुसाइड क्या है, सुसाइड आपको एक आंतरिक मनोविकार है। वो बोलता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका जीवन में कोई रोल ही नहीं है, मैं मर जाता हूँ, मेरे लिए मरना ही बहुत बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर है। और मैं मर जाऊंगा तो मेरे सब काम हो जाएंगे। तो ये क्या है, आंतरिक मनोविकार है। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पे निर्भर करता है, जैसे वो जिस सोसाइटी में रहा हो सकता है उस सोसाइटी में रहते अगर 60% पढ़ाई में आगे, बोले ठीक है आप अच्छा करें, आगे बढ़े, नंबरों का कोई हेडेक नहीं है। ठीक है। एक सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ नंबर पर प्रेशर होता है, एक सोसाइटी होती है जहाँ पर जॉब का प्रेशर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज, कल्चर्स एंड रिलीजन
ठीक है, ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित। सफलता एंड असफलता, यही तो जीवन टिका हुआ है। एग्जाम में सफल हो गए तो क्या होगा, असफल हो गए तो क्या होगा। सफल हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं हो गए तो फिर बहुत खराब। इसमें अगर हम बेसिकली बात करते हैं, सफलता क्या है। सफलता वो है जो गोल को हमको अचीव कर दे। किसके साथ, प्योरिटी के साथ। प्योरिटी का मतलब होता है आपके पवित्र साधनों के साथ अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से, उसको हम बोलते हैं आप सक्षम। चलिए, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे कॉरपोरेट में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, कुछ चाहिए, खासकर वुमेन्स, महिलाओं के साथ, क्लियर, तो कई तरीके का एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पर यूज होता है, और एक्सप्लॉइटेशन के द्वारा आप हो सकते हो उस पद को भी प्राप्त कर ले। तो क्या यह एक सफलता है? क्या इसको आप अचीवमेंट बोलेंगे कि मैंने अपना सब क्या नाम है फिजिकली एक्सप्लॉइटेशन कराकर मैं इस डायरेक्टर या इंस्टीट्यूट की या किसी संस्थान की, संगठन बॉस बन गई, तो क्या ये आपकी सक्सेस कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्योंकि आपका जो तरीका था, जो आपका साधन था, जो आपका मीडियम था, वो गलत था। आप अपनी मेहनत, हार्ड वर्किंग, आप अपने थॉट्स, अपने विजन, अपनी रणनीति के द्वारा जब उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ड्यूरिंग विथ टाइम बाउंड में, उस चीज को हम बोलते हैं इट इज माई सक्सेस, ये मेरी सफलता है। क्लियर, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये सिखाता है। असफलता क्या सिखाती है? एग्जाम में फेल हो गया, अब क्या होगा, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। क्लियर, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। तो असफलता है में ही सफलता छुपी हुई है। असफलता ये इंडिकेट करती है कि आपको क्या करने से ये रिजल्ट मिल जाएगा। आपने जो काम किए इससे असफलता मिली है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी गलतियों को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्किल को डेवलप करती है, आपको अंदर से मजबूत बनाती है, सोसाइटी के प्रति एक पर्सपेक्टिव बनाती है। आपको यही समझ में आता है कि व्यक्ति का महत्व नहीं, व्यक्ति के पद का महत्व। ये असफलता ही बताती है। आपको लगता है लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, अरे वाह क्या लोग हैं। ये कब तक है, जितने दिन आप कुर्सी में बैठे हो, नहीं तो अगले दिन तो वही गार्ड भी आपको सलूट नहीं करने वाला। क्लियर चीजें। तो आज सक्सेसफुल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फैक्टर्स है। असफल इसलिए हुए क्योंकि हमारी रणनीति वीक थी। असफल इसलिए होने क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो गलत थे। असफल हम इसलिए हुए क्योंकि हमारा विजन ही बहुत गलत था। क्लियर, ये चीजें बेसिकली ध्यान रखना। तो सफलता और असफलता, ये दो मेन टॉपिक है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करना। मतलब लाडली बहना योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, ये सब चल रहे हैं। हम कैसे इसको माने कि जो प्रोजेक्ट लेकर सरकार आई थी वो प्रोजेक्ट 100% इम्प्लीमेंट हो जाए और शासन को इसमें काफी फायदा हो जाए। क्लियर है, सरकार इन जो भी टारगेट उसने डिसाइड किए थे, इन सभी टारगेट को अचीव कर ले, तो हमें कैसी एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। तो आपको हर एंगल पे, हर पॉइंट पे छोटी छोटी चीजें एनालिसिस करनी पड़ी। जैसे जस्ट लाइक दिस, हम एमपीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, हमें अपने मेंस का एक एक टॉपिक का एक एक चीज के बारे में समझना होगा, उसके बारे में अच्छे हमें कंटेंट को रखना होगा, प्रीलिम्स के छोटे छोटे टॉपिक को समझना होगा, फैक्ट याद करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी लिखने की, प्रैक्टिस करनी होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की, प्रैक्टिस करनी होगी अपने आप को इवॉल्व करने की। ये सब रणनीतियां मिलकर आपको एग्जाम में सफल बनाएंगी। ये चीजें बेसिकली इंडिकेट करती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ मुद्दे जोड़े गए हैं इसमें, बहुत अच्छा टॉपिक है। नागरिक बोध क्या होता है, कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, कैसे हम पहचान, हनुमान जी को कितनी शक्ति थी हनुमान जी में, किसने याद कराई, जामवंत जी ने। क्लियर, जामवंत के वचन सुहाए, मतलब कि क्या हुआ था कि जामवंत ने उनका गुणगान किया था कि आप ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम नागरिकों को कैसे कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई अच्छा नहीं कर सकते तो आप पेंटिंग बहुत जबरदस्त करते हैं,
पेंटिंग नहीं कर सकते, आप किताब बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट डिफरेंट आपको डायमेंशन देखने को मिले। ये उसको हमें क्या करना है, बताना है। संस्था के प्रति निष्ठा, आप जहाँ भी जाएंगे उसकी ओथ लेंगे और तन मन धन सभी तरीके से उस संस्था के विकास के लिए काम करेंगे, ना कि उसको तोड़ेंगे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, इसमें तो काफी इस बार सरकार ने काफी प्रयास किया, निर्वाचन आयोग ने काफी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने वोट ही नहीं डाले। तो उसको वोटर को याद दिलाना, जो राइट टू वोट है उसकी इम्पोर्टेंस को इंडिकेट करना। यातायात, कैसे ट्रैफिक को मैनेज किया जाए, शाम को निकलो यहाँ से, एमपी नगर में पूरा एमपी नगर ही लॉक हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते पढ़े लिखे अशिक्षित लोग। अरे भाई, एक गाड़ी सीधी निकल सकती थी धीरे धीरे, जल्दी निकलने के चक्कर दूसरी ने ऐसी कर दी, तीसरी ने ऐसी लगा दी, चौथी ने ऐसी लगा दी, अब फंसे हुए हैं। ठीक है, जबकि पूरा कोई जाम लगने की पॉसिबिलिटी नहीं। तो इसको, ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए, नशाखोरी की प्रवृत्ति, कैसे हम एडिक्शन को दूर करें। उड़ता पंजाब याद आ रहा है? एल्कोहल, अफीम, चरस, गांजा उनमें उड़ता चला जा रहा है। आज देखते हैं जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके बाहर जो टपरी लगती है, ठीक है, जिसको हम गुमटी बोलते हैं, सब धुआं और सिगरेट में उड़े जा रहे हैं। और जीवन भी किसी दिन सिगरेट की तरह धुआं बन के उड़ जाएगा। क्लियर? इसको कैसे एडिक्शन से रोकना उसको देखना है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, ठीक है, कि क्या नाम है, आप गरम मसाला लेते हैं तो उसमें कुछ पीस के मिला दिया जाता है। चीनी लेते हैं तो ईंट पीस के मिला दी जाती है। धनिया लेते हैं तो उसमें घास फूस तोड़कर मिला दी जाती है। दाल लेते हैं तो उसमें पीले कलर के दाने मिला दिए जाते हैं। तेल में है तो कुछ और मिला दिया जाता है। तो कैसे रोकें, क्योंकि ये क्या है, कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है, ध्यान रखें। इसको कैसे करें, इस चीज, इसके लिए आपके लिए राष्ट्रद्रोह का केस लगता है। नाइट कल्चर 56, इंदौर का, रात में पूरी दुकानें खुलती हैं। सराफा मार्केट दिन की जगह रात में काम करता है। नाइट कल्चर, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर नाइट कल्चर चलता है। उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे विनियमित किया जाए। बार है, पब हैं, ये सभी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, उनको कैसे विनियमित किया जाए, वो सभी नाइट कल्चर के अंतर्गत आता है। उसमें हम कुछ केस स्टडी पढ़ेंगे। मूल आधारित जीवन, जीवन वही है जिसमें मूल्य हो। आप एक मर्यादित जीवन जिए, आपके संबंध किसके साथ कैसे उसमें मर्यादा रहे। आप पढ़ाई के साथ मर्यादा रखें, खाने के साथ मर्यादा रखें, पहनावे के साथ मर्यादा रखें। क्लियर है? तो मूल्य जीवन, जीवन में कुछ ना हो, मूल्य आपके अच्छे होने चाहिए। सदैव परोपकारी रहें, पब्लिक वेलफेयर के लिए सदैव काम करें। ठीक है, और किसी के प्रति छल कपट ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, विधिक जागरूकता कार्यक्रम। ठीक है, जितने भी, जैसे मान लीजिए अभी आपका आईपीसी आया था ना, इंडियन पेनल कोड, नाम भी चेंज कर न्याय संहिता आई। उसको कैसे, जो कार्यक्रम है उनको जनता के प्रति जागरूक करेंगे, भाई आपको ये अधिकार मिला हुआ है, आपको ये काम करना चाहिए, अगर आपने इस कानून का उल्लंघन किया तो आपको ये सजा होनी चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स बी रेगुलेटेड, इसको एक्चुअल में देखना है। फिर आपकी आती 50 यूनिट, जिसमें केस स्टडी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो उद्यमिता अवधारणा, विकास पर आधारित केस स्टडी, व्यवसाय संगठन प्रबंधन पर आधारित, प्रशासन एवं प्रबंधन पर आधारित, समग्र व्यक्तित्व विकास पर आधारित। मतलब अगर सीधा सीधा बात करूं तो 1 से लेकर 4 यूनिट तक जो आपने कॉन्सेप्ट रीड किए हैं, ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्या करना है, केस स्टडी रीड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेसिक। क्लियर चीज़। तो आपको एक्चुअल में यूनिट 5 में कुछ अलग से नहीं है। आपको 1 से लेकर 4 तक यूनिट बहुत अच्छे से समझनी है, देन आफ्टर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आज की बात मैं सभी कंक्लूड करूं, तो आज हमने कुछ चीज़ें सब शुरू में समझी। क्लियर, कि उद्यमिता क्या, कैसा क्या होता है, क्यों हम इसको ऐड ऑन करते हैं, क्यों प्रसाधन में ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस था, ठीक है, 1 बाय 1 करके हमने एक एक चीज़ों को डिस्कस किया, क्या पढ़ना, कैसे इसको डील करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो उद्यमिता से रिलेटेड क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट था, तो ये मैंने देने का आपको प्रयास किया कि उद्यमिता क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और क्या बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस है। क्लियर, और कैसे इसको डील किया जाए। तो ये एक मैंने एक ओवरव्यू आपको देने का प्रयास किया है।
तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये आज की जो क्लास थी, ध्यान रखना हर टॉपिक की, हर पेपर की पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैं ये बोलूँ कि उसमें पढ़ाया कुछ नहीं जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास वही होती है कि उसमें सब कुछ बताया जाता है कि आपको उस पूरे पार्ट में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको डील करना है, क्या क्या चीज़ें एनहेंस हो सकती है, इस पेपर को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये चीज़ें बेसिकली हम देखते हैं। क्लियर। तो फाइनली आज की क्लास पर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज या कुछ होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।